इसे 2 लेक्चर में डिवाइड करते हैं। तो जो फर्स्ट लेक्चर हम लोग ले रहे हैं करीब 1.5 से पौने 2 घंटे का लेंगे, ये सीआरपीसी का रहेगा। एंड आफ्टर दैट सेकंड लेक्चर लेंगे, वो सीपीसी का लेंगे। तो सीआरपीसी क्योंकि आपके अब दिन भी कम बचे हैं और सीआरपीसी सीपीसी दोनों बड़े सब्जेक्ट हैं, तो ये है कि एक ही क्लास दोनों की चलाते हैं अभी, ठीक है ना। चलो अब देखो, सीआरपीसी बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 484 सेक्शन है इसमें और सारे करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पीटी पर्पज से जो इम्पोर्टेंट है वो करने हैं। अब जैसे कि इसमें आप बीच में जाओगे 154 से लेके अप्रोक्स 300 तक मेंस पर्पज से बहुत सारे सेक्शंस आते हैं। इवन वो पीटी के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, पर मेंस पर्पज से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पर क्या करेंगे कि हम उसे पीटी पर्पज से देखेंगे, जो पीटी में वहां से क्या क्या क्वेश्चन बनाता है, उसका कॉन्सेप्ट में जाएंगे बहुत ज्यादा, तो मेंस पर्पज से अंदर घुसने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। अभी जो जो पीटीओ बना रहा है क्वेश्चन, जैसे बनते हैं, जैसे पूछता है, वैसे क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे, उस तरीके से डायरेक्ट की रीडिंग करेंगे, ठीक है। और ये परेशान होने की बात नहीं है कि सीआरपीसी किसी का अच्छा है किसी का खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक से पढ़ा जाएगा, सारे लोग भरोसा है, ठीक है। तो बाकी के लोग इसीलिए आपको आसान लगते हैं क्योंकि आपने ठीक से पढ़ लिया, ठीक है ना। देखो 2-3 चीजें एक तो सीआरपीसी में समझ लेना बहुत जरूरी है, बेसिक कि एक तो इसमें 2-3 अमेंडमेंट हुआ है सीआरपीसी में, तो वो पहले आप समझ लो। तो मैंने आपको आईपीसी में भी बताया था उसका, तो कि 2013 से जो अमेंडमेंट आया है उसकी इन्फोर्समेंट डेट पूछ लेता है ये। तो इसका है 3/2/13, 3 फरवरी 2013, ये 2013 का है। 2018 के अमेंडमेंट से रिसेंट में भी अमेंडमेंट हुआ है, इसके चांस है कि इसका पूछे आपसे इन्फोर्समेंट डेट। तो इसका है 21 अप्रैल 2018, ठीक है। एक सीआरपीसी में और अमेंडमेंट हुआ था 2013 का ही, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट से। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट था, ये 2014 का एक्ट था आपका, इससे भी अमेंडमेंट सीआरपीसी में हुआ था। इसका इन्फोर्समेंट बाई चांस अगर उसका दिल ज्यादा ही कर रहा है कुछ पूछने का, तो इसका पूछा तो इसका 16 जनवरी 2014 था। लोकपाल लोकायुक्त एक्ट का जो इन्फोर्समेंट डेट था वही इसका अमेंडमेंट का भी डेट था, ठीक है। तो इसको आप याद रखना, 16/1/2014 लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट, ठीक है। ये 2-3 चीजें तो बेसिक है, आपको अमेंडमेंट की डेट तो पता ही होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसके बाद आते हैं कि सीआरपीसी है आपका कंसोलिडेटेड है कि नहीं है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कहीं पूछ दिया अगर बाई चांस। कंसोलिडेटेड का मतलब ये होता है, मैंने आपको शायद आईपीसी के टाइम में बताया था, कंसोलिडेटेड का मतलब होता है कि ये अपने आप में क्रिमिनल प्रोसीजर जो है उस पर सफिशिएंट है कि नहीं है। जितना भी अगर क्रिमिनल का कोई प्रोसीजर है तो क्या सीआरपीसी होली अपने आप में तो कवर कर पा रहा है? कोई जरूरत तो नहीं किसी और एक्ट को हमें पढ़ने की। मान लीजिए किसी क्रिमिनल का कोई ट्रायल हो रहा है तो कोई जरूरत तो नहीं पड़ती हमें कि हम कोई और जाके एक्ट पढ़े, तो ऐसा तो नहीं है, हमें सीआरपीसी अपने आप में है। और इसका जो आप अगर पढ़ोगे, इसका जो प्रीएम्बल है वहीं पर लिखा है एन एक्ट टू कंसोलिडेट, और ये जो कंसोलिडेट वर्ड है ना, यही बताता है कि आपका जो एक्ट है वो एग्जॉस्ट है। एग्जॉस्ट मतलब कि संपूर्ण है, इस पर इस क्या बोलते हैं, जिसके लिए बनाया गया है अपने एरिया में, ये संपूर्ण। तो क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड अगर कोई भी चीज है तो उसमें सीआरपीसी कवर कर रहा है, आपको किसी और एक्ट की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी। एक चीज आपने समझ ली। अब देखिए, इसका सेक्शन से शुरू करें अगर, तो इसका पहला पीटीए क्वेश्चन तो सेक्शन 1 से बनता है, ठीक है। और वो क्या बनता है, जो मैंने आईपीसी में भी बताया था, दोबारा रिपीट सारे एक्ट में क्या करूंगा कि ये क्या हुआ है, अब स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे भी सीआरपीसी आपका क्या एप्लीकेबल हो गया है। पहली चीज आप ये समझ लो, जो पहले नहीं हुआ करता था। तो रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो आया, जो एक्ट आया, उससे क्या हुआ, ये अब JNK पे भी एप्लीकेबल है। तो इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। अब ये हटा दिया कि जम्मू एंड कश्मीर पर नहीं करता, ठीक है जी। एक बात तो ये आप 1 से समझ लो। एक चीज तो इसमें इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछता भी है 1 से ही, ये कह रहा है कि एक तो होल ऑफ इंडिया पे लगेगा, जम्मू कश्मीर पे नहीं लगेगा, तो वो हटा दिया हमने, तो मान लेते हैं होल ऑफ इंडिया पे लगेगा।
मगर उसमें भी प्रोवाइजो दे दिया सीआरपीसी, कह रहा प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड, तो इस कोड के जो भी मतलब जो प्रावधान है, अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर 8, ठीक है, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11, इन्हें अगर छोड़ दिया जाए तो इन तीनों के अलावा कोई भी नागालैंड पे नहीं लगता, ठीक है, और ट्राइबल एरिया में नहीं लगता। दो जगह पर सीआरपीसी अप्लाई नहीं करता है। कहां पर नहीं लगता? एक तो नागालैंड पे नहीं लगता और एक ट्राइबल एरियाज पे नहीं लगता। ट्राइबल एरियाज का मतलब मान लीजिए आपका मेघालय है, ठीक है, आपका असम है, तो ऐसे जहां पर ट्राइबल एरियाज है, जहां पर मतलब क्या कुछ नहीं पूरे असम पे ना लगता हो, सपोज करो उसकी 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जो ट्राइबल एरिया बता रखे तो उस पर नहीं लगता, तो उसके लिए प्रॉपर एक नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा। मगर हमें उससे क्या मतलब? सीआरपीसी में हमें जो पूछता है वो ये पूछता है कि सीआरपीसी किस पे एप्लीकेबल नहीं है, और हमें ये पता लगा कि सीआरपीसी किस पे एप्लीकेबल नहीं है। सीआरपीसी एक तो नागालैंड पे एप्लीकेबल नहीं है और किस पे नहीं है? ट्राइबल पे नहीं है, ठीक है ना, दो चीजों पे नहीं है। मगर इन्होंने एक्सेप्शन में ये भी लिख दिया कि चैप्टर 8, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 को छोड़कर, मतलब कि चैप्टर 8, 10 और 11 ये जो 3 चैप्टर ये तो होल ऑफ इंडिया पे ही लग रहे हैं, ठीक है, ये तो होल ऑफ इंडिया पर लगेंगे। अब देखो वैसे तो नहीं पूछता कि सपोज करो से आपसे ये पूछ ले किस पर लगता है या होल ऑफ इंडिया पे क्या क्या लगता है, तो आप कहोगे कि 8, 10, 11 कैसे याद रहेंगे। तो बेसिक थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है बस आपको। पूछता हमेशा ये है ये कि किस पर एप्लीकेबल नहीं है सीआरपीसी। मगर 8 है क्या? अब इसका अगर चैप्टर 8 आप देखोगे तो वो रिलेटेड है पीस से, आपका है ना, पीस, 10 ट्रैंक्विलिटी से रिलेटेड है, ये सब चीजें जो है, और प्रिवेंशन से रिलेटेड 11 जो है वो क्या है? प्रिवेंशन करना है अगर किसी क्राइम वगैरह का, उससे रिलेटेड जो चैप्टर है। इनके चैप्टर के अगर नाम देखो 8 के, 8, 9, 10 सॉरी 8, 10, 11 के, तो आपको हाँ चैप्टर 8 है ना, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस, तो पीस वाला हो गया। 10 है आपका पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करने के लिए, और 11 आपका क्या है? प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। ये 3 चीजों के लिए इस पर क्या होगा कि ये सब पर लगेगा। मतलब पीस वगैरह के लिए तो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही जज साहब क्या करेंगे, वहां पे बॉन्ड ले लेंगे, तो वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग 106 वगैरह इन सब के अकॉर्डिंग ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज आ गई। तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है, इसके सेक्शन 1 से बनता है कि किस पर सीआरपीसी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद जो है कि बट द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट ये सब कर सकती है, ये सब तो नहीं पूछता है। दूसरा एक चीज कभी पूछ दे, क्योंकि तो यूके है, पूछ सकता है कि सीआरपीसी एक्चुअल में इन्फोर्स में कब से आया? 1 अप्रैल सन 74 से, 1974 है वैसे सीआरपीसी 1973, मगर आया उसके नेक्स्ट ईयर में है 1 अप्रैल 1974, ठीक है। ये भी कभी कभी पूछ देता है। तो एक काम आप क्या करना, मैं आपकी हेल्प के लिए बताता हूं। एक पेज पे सारे जैसे सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, सबके जितने भी आपका सीपीसी, सबकी इन्फोर्समेंट डेट ऐसे लिख के ना, सबकी इन्फोर्समेंट डेट लिख लो आप। उससे क्या होगा, जब आप एग्जाम देने जा रहे हो, जब भी पलट रहे हो, तो आपको हर एक्ट की इन्फोर्समेंट डेट वगैरह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे एक पन्ने को देख लोगे तो सारे एक्ट की इन्फोर्समेंट डेट क्लियर हो जाएगी आपके माइंड में, और वो एक बार आपके दिमाग में बनी रहती है तो वहां आ जाती है, ठीक है। ये हो गया। अब इसका जो सेक्शन 2 है आपका डेफिनेशन से रिलेटेड जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें बहुत सारी डेफिनेशन है, और बहुत सारियों में से 70% डेफिनेशन ऐसी है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। और मेरा ऐसा अपना ये मतलब अनुमान है कि कम से कम 2 क्वेश्चन बनाएगा ये आपका यूके, कम से कम 2 क्वेश्चन सिर्फ डेफिनेशन क्लॉज से बनाएगा। इतना इंपॉर्टेंट इसका डेफिनेशन क्लॉज, इसका हो गया, सीपीसी का हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसके डेफिनेशन क्लॉज को हम लोग देख लेते हैं, है ना। चलो जी, तो देखो एक तो करता क्या है, जो आपको बता चुका हूँ डेफिनेशन क्लॉज में, इसका पहला जो तरीका है जो पूछने का, वो तो सिंपल ही है कि पूछने का कॉग्निजेबल कहाँ है, नॉन कॉग्निजेबल कहाँ है, विक्टिम कहाँ डिफाइन है। ये तो तरीका ये वाला है कि आपसे प्रोविजन पूछ लेगा कि कौन सी चीज कहां पर है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये कि उसके अंदर घुस के पूछ ले आपसे कि उसमें दे रखा है तो कॉग्निजेबल होता क्या है, नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है, विक्टिम क्या होता है, ऐसे पूछ ले। तो हमें तो दोनों तरीके से याद रखने की जरूरत है।
तो देखो क्या है, सबसे पहले 2A में ही बता रहा है हमको कि व्हाट इज बेलेबल एंड नॉन बेलेबल। ठीक है, बेलेबल और नॉन बेलेबल का बता रहा है डेफिनेशन कि आखिर बेलेबल नॉन बेलेबल क्या होते हैं। अब इसको आप पढ़ोगे तो ये मुझे समझ में भी नहीं आया कि उन्होंने यहाँ लिखने की जरूरत भी नहीं थी। कह रहा है फर्स्ट शेड्यूल में जो बेलेबल दे रखे हैं वो बेलेबल है, जो नॉन बेलेबल दे रखे हैं वो नॉन बेलेबल है। ठीक है ना, कह रहा है बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस which is shown as bailable in the first schedule or which is made bailable by any other law for the time being force। एनी अदर लॉ मान लीजिए कि अगर कोई मान लीजिए इसमें नहीं दे रखा, इसमें जो एक्चुअल बेलेबल नॉन बेलेबल दे रखे हैं वो दे रखे हैं आपके आईपीसी के। और एक जनरल जो इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है, जो अगर आप पीछे जाओ एक बार पीछे चलो आप और इसका शेड्यूल देखो आप, और शेड्यूल में लास्ट पेज देखो शेड्यूल का, एक बार खोलो इसको, पीछे जाओ आप और इसका लास्ट पेज खोलो आप शेड्यूल का, खोल लिया, बिल्कुल लास्ट में दे रखा हुआ शेड्यूल। ठीक है, तो उसमें देखो लास्ट पेज पे लिखा हुआ है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट अदर लॉज। ये कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट अदर लॉज। इसने पूरा आईपीसी का तो एक एक उसका दे दिया है, कौन सा अलग से बेलेबल होगा, कौन सा अलग से नॉन बेलेबल होगा, ये वो सब दे दिया इसने। बाकी अदर लॉज के लिए इसने क्या दे दिया कि जैसे मान लीजिए बेलेबल का यहाँ दे दिया कि 3 साल से कम वाला है तो बेलेबल होगा, 3 से 7 वाला है तो नॉन बेलेबल होगा, 7 से ऊपर वाला है नॉन बेलेबल होगा। इसने अदर लॉज के लिए दे दिया। मगर होता क्या है, कई बार अगर आप कोई स्पेसिफिक लॉ पढ़ रहे हो तो वहां भी कभी कभी देता है कि बेलेबल होगा नॉन बेलेबल होगा। तो अगर किसी स्पेशल लॉ में है बेलेबल नॉन बेलेबल अगर उसने दे रखा है तो फिर वो सुपरसीड कर जाएगा, तो सीआरपीसी जनरल लॉ हो जाएगा। और उसके ऊपर अगर दे रखा है मान लीजिए उसमें स्पेशल दे रखा है कि इस वाले ऑफेंस के लिए ये नॉन बेलेबल होगा। अब चाहे हो सकता है कि उसमें सजा 2 साल की हो, मान के चलो आप एक बार, उस स्पेशल लॉ में हो सकता है सजा 2 ही साल की हो, मगर उसने नॉन बेलेबल दे दिया। और सीआरपीसी का शेड्यूल का सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि अदर लॉज में 3 साल तक के नॉन बेलेबल है, 3 साल तक के बेलेबल है और उससे ऊपर वाले नॉन बेलेबल है ना। तो हम सीआरपीसी जाएंगे तो 2 साल वाला है तो हम तो मान के चलेंगे बेलेबल है, मगर उसे स्पेशल लॉ में दे रखा है नॉन बेलेबल है, तो वहां पर क्या होगा, स्पेशल लॉ प्रिवेल कर जाएगा। ठीक है, किस पे, सीआरपीसी। तो ये बात आप समझ के चलो। तो बाई चांस अगर वो पूछ दे आपसे, इस तरीके की प्रॉब्लम भी बना दे, मान लो कि आपसे किसी स्पेशल लॉ का नाम नहीं ले रहा हो, ऐसा मान के चलो कोई नाम नहीं ले रहा हो, और आपसे पूछते कि एक कोई ऑफेंस है आईपीसी के अलावा, उसकी सजा है 5 साल, तो वो बेलेबल होगा कि नॉन बेलेबल होगा, सपोज करो पूछ दे, तो आप बताओगे उसे कि नॉन बेलेबल होगा। किसके अकॉर्डिंग होगा, क्लासिफिकेशन सेकंड के अकॉर्डिंग। फर्स्ट में तो पूरा आईपीसी का दे रखा है, सेकंड क्लासिफिकेशन में बता रहा है कि 3 साल से ऊपर वाले जो होंगे वो नॉन बेलेबल होंगे। तो इसको आपने यहां से देख लिया। ठीक है, एक ये बात होगी। तो बेलेबल नॉन बेलेबल तो बहुत आसान है, अंदर से जो पूछ रहा है वो तो आपके लिए बहुत आसान है। जो शेड्यूल में दिया है, तो इन्होंने ये नहीं बोला आईपीसी के लिए स्पेसिफिक, इन्होंने ये नहीं बोला आईपीसी के जो 511 इन्होंने सेक्शन है उसके लिए इन्होंने ये नहीं बोला कि मान लीजिए 3 साल से ऊपर के जितने भी हैं वो सब नॉन बेलेबल होंगे, ऐसा नहीं बोला। इन्होंने ब्लैंकेट कुछ नहीं बताया। इन्होंने क्या करा कि स्पेसिफिक एक एक सेक्शन के लिए अलग अलग बताया कि फलाना सेक्शन बेलेबल है, फलाना नॉन बेलेबल। तो जब भी आपको ये देखना है कि वो नॉन बेलेबल है या बेलेबल है, तो आपको हर बार शेड्यूल चेक करना पड़ेगा आईपीसी के ऑफेंस के लिए। आई बात समझ में। वैसे नॉर्मली आपका जनरल जो क्राइटेरिया हमारा यही होता है कि भाई ग्रेव ऑफेंस है तो फिर वो नॉन बेलेबल होते हैं, हल्के फुल्के हैं, हल्के फुल्के को हम बिलो 3 ईयर मानते हैं, मान के चलो, जिनमें 3 साल तक की सजा होती है, ऐसा लोग हल्का फुल्का मानते हैं, उसे बेलेबल मानते हैं। मगर ये सिर्फ हम मानते हैं, सीआरपीसी ऐसा बताता नहीं है। सीआरपीसी कह रहा है हर सेक्शन का, हर ऑफेंस का आईपीसी का अलग देखिए। तो ये तो हो गया 2A। इंपॉर्टेंट ये भी है कि किसमें दिया है 2A में, याद रखना आप। इसके बाद आता 2B।
ये भी पूछता है, एक लाइन का वो है, ये भी पूछ देता है कि 2B में क्या है कि चार्ज है, पूछ देता है चार्ज डिफाइन कहाँ किया गया है। अब चार्ज का जो प्रोविजन आपके स्टार्ट होते हैं वो 211 से स्टार्ट, ठीक है, मगर चार्ज डिफाइन एक्चुअल में क्या है, 2B में डिफाइन। एक स्टेज आती है ना, चार्ज जब फ्रेम होते हैं आपको पता हो क्या उस पर धारा लगी, किस पर उसका ट्रायल होगा, किन किन धाराओं में, वो चार्ज हो गया। अब इन्होंने जो डेफिनेशन दी है वो डेफिनेशन कम और मतलब इंक्लूजन ज्यादा है कि हाँ इसमें ये भी इंक्लूड है, डेफिनेशन थी है ही नहीं, दो के डेफिनेशन क्लॉज में ही है मगर है नहीं इसमें डेफिनेशन। डेफिनेशन तो ये कह रहा है कि चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। तो ये कह रहा है कि चार्ज में एक से ज्यादा हेड भी आएंगे, हो सकता है कि एक धारा लगी हो, दूसरी भी लगी हो, तीसरी भी लगी हो। तो कह रहा है चार्ज में सिर्फ ऐसा नहीं कि एक ही होगा, प्लूरल में भी अगर एक मोर देन चार्ज भी लगे तो वो भी माना जाएगा कि वो चार्ज है। तो ये तो सिर्फ एक इंक्लूजन बता रहा है, आपको ये नहीं बताया कि आखिर एक्चुअल में चार्ज होता क्या है। और अच्छी बात यह है कि कभी भी ये पूछता भी नहीं है कि एक्चुअल में चार्ज होता क्या है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे बार बार आपको मेरी आवाज आ भी रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि अभी मुझे अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा है डिस्कनेक्टेड। अगर आवाज आ रही है तो आप मुझे पिन कर दो एक बार। पता लगा मैं यहाँ से बोले जा रहा हूँ तो वहां कुछ पहुंच ही नहीं रहा है। कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। आवाज आ रही है सर? अभी आ रही है, 18 मिनट से क्लास चल रही थी उसकी आवाज आ रही थी। अच्छा आ रही थी, अच्छा अच्छा। तो ये तो अभी मेरे में क्लास दोबारा से स्टार्ट हो गई, यहाँ पर अभी दोबारा से ये शुरू हो गया, आधा मिनट हुआ से स्टार्ट हुए, मगर पहले जो 18 मिनट की थी वो कहाँ चली गई, फिर वो तो गायब हो गई। ये ऑनलाइन का सिस्टम है बड़ा खतरनाक ना, समझ में नहीं आता। जस्ट अ मिनट, चलो कोई बात नहीं, आवाज आ रही है ना, ठीक है। तो बेलेबल समझ में आ गया ना? हाँ 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 हाँ, आप तो हो कॉन्स्टेंट हो यहाँ पर, ठीक है ठीक है। वो 18 मिनट की मुझे लगता है अलग से वो सेव हो गई होगी, ये कंटिन्यू उसको लिया नहीं से, अब अलग से क्लास चल रही है। चलो कोई बात नहीं। वेरिएबल समझ में आ गया, चार्ज समझ में आ गया। चार्ज में कुछ बता नहीं रहा तो एक्चुअल में पूछेगा कि आपसे पता है कि चार्ज में ये पूछेगा कि चार्ज डिफाइन किस में है, 2B में। अब देखो ये पॉसिबल नहीं कि मैं आपको इसका ये समझाऊं कि किस में क्या है किस में क्या है। एक बार पढ़ लेते हैं और देन वी विल रिवाइज कि ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, किस में क्या है, ठीक है ना। चलो एक बार, अब ये 2B में तो कुछ ऐसा नहीं है, 2C में आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनाता भी है। 2C कह रहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, ठीक है, संज्ञेय अपराध क्या होते हैं। तो सबको पता है, एक लाइन का आंसर है, ऐसे अपराध जिसमें विदाउट वारंट पुलिस अरेस्ट कर सकती है। विदाउट वारंट जिसमें पुलिस अरेस्ट कर सकती है, those are cognizable offense. And in which offences police cannot arrest without warrants and or without permission of the magistrate, those offences are non-cognizable. कौन से? जिसमें कि आप विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकते, सॉरी विदाउट अरेस्ट लिख दिया, विदाउट वारंट होना चाहिए, ठीक है। तो कॉग्निजेबल आपको पता है और यही पूछता है कि आखिर कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं, ठीक है ना। देख लो, कह रहा कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर में इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल। अब देखो एक चीज में इसमें भी देखो, जैसे बेलेबल में हम फर्स्ट शेड्यूल की बात कर रहे थे, ऐसे यहाँ पर भी यही कह रहा है कि आपको ये देखना पड़ेगा हर बार शेड्यूल में जाके
कि कौन सा कॉग्निजेबल है, कौन सा नॉन कॉग्निजेबल है। आपको हर बार देखना पड़ेगा। वैसे वही जनरल हमारा जो परसेप्शन वो तो यही है कि ग्रेव टाइप के ऑफेंस होते हैं वो कॉग्निजेबल होते हैं, हल्के टाइप के जो होते हैं वो नॉन कॉग्निजेबल टाइप के होते हैं। मगर ऐसा हम जनरलाइज नहीं कर सकते इसको, हमें स्पेसिफिक जाकर देखना पड़ेगा कि कॉग्निजेबल है कि नहीं। अच्छा, एक चीज और जो देखने लायक चीज है कि आपको मतलब मान लीजिए एग्जामिनर मूड में है और सीआरपी से क्वेश्चन अच्छे खासे बनाता ही है यूके में, तो सपोज करो वो ऐसे पूछ दे कि रेप है, रेप कौन ट्राई कर सकता है ना, समझा मेरी बात को। या आपको पूछते समझो कि जैसे अब मर्डर है, तो आपको पता है कि ये सब जो है रेप है, मर्डर है, बड़े बड़े ऑफेंस है, तो कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायल में जाते हैं। तो कभी अगर पूछ दे कि कौन किसे ट्राई करेगा, तो ये भी आप अपने दिमाग में हल्का फुल्का एक ओवरव्यू रखते ही होंगे वैसे तो, कि कौन किसे ट्राई करता है याद तो आप कर नहीं सकते सबको। जैसे मान लीजिए क्या है, एक थेफ्ट है। अब थेफ्ट है तो आपको पता है कि अगर एमएम ट्राई कर सकता है ना, आपने देख लिया इसका ट्राई कर सकता है। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, एक बार शेड्यूल को थोड़ा देख लीजिएगा, आपके काम आएगा वो। एक चीज ये पकड़ लो। अब 2C जैसे आपको पता है कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, सॉरी कॉग्निजेबल, और नॉन कॉग्निजेबल है 2L। नॉन कॉग्निजेबल क्या है? 2L। वही बात वही लिखी है कि जिसमें पुलिस वाले को अथॉरिटी नहीं है विदाउट वारंट अरेस्ट करने की, तो अरेस्ट कर सकता है भाई साहब, तो वो कॉग्निजेबल है। इतना ही फायदा होता है उनको कि जो सीरियस टाइप के ऑफेंस आप मानते हो उसमें पुलिस वाला विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर लेता है, और जिन्हें सीरियस टाइप के नहीं मानते 2L में, तो उसमें विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं करता है, तो वो कोर्ट से परमिशन लेता है जाके, तब जाके अरेस्ट करता है। ठीक है ना। तो ये 2C कहता है, यहां तक तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 2A में अवेलेबल, 2C में कॉग्निजेबल। 2D में आ जाओ, कंप्लेंट। हम जो आम भाषा में कंप्लेंट समझते हैं वो समझते हैं कि हम जो पुलिस को देते हैं लिखकर उसे मानते हैं कंप्लेंट होता है, मगर लॉ में कंप्लेंट वो कंप्लेंट नहीं है। लॉ में हम कंप्लेंट देते हैं मजिस्ट्रेट को, है ना। तो आम भाषा में हमारे दिमाग में जो कंप्लेंट चलती है वो कंप्लेंट कहाँ होती है? पुलिस को दी जाती है, मगर लॉ में कंप्लेंट कहाँ दी जाती है? मजिस्ट्रेट को। अब देखो 2D क्या कह रहा है, कह रहा कंप्लेंट है क्या। कंप्लेंट में कह रहा है मीन्स एनी एलिगेशन, तो पहले तो पकड़ लो एलिगेशन, कोई ऐसे आरोप है, मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मजिस्ट्रेट। इंपॉर्टेंट ये है कि एलिगेशन में भी ओरल और इन राइटिंग। देखो नॉर्मली क्या होता है, ये तो इसमें लिख देते हैं, मगर ऐसा होता है कभी कोई किसी भी मजिस्ट्रेट को जाके ओरली कभी कंप्लेंट देता है क्या? मजिस्ट्रेट का या आपके घर का कोई दोस्त वोस्त क्या गए उसके पास, अरे जज साहब वो ऐसे ऐसे ना कल उस आदमी ने मुझे 2 थप्पड़ मार दिए थे, जरा कार्रवाई कर दो। खैर बट लॉ तो ये कहता है कि आप ओरली दे सकते हो, मगर ऐसा होता नहीं है। तो ओरली और राइटिंग में आप मजिस्ट्रेट को जो एलिगेशन लगाते हो किसी के ऊपर उसे कंप्लेंट कह रहे हैं, मगर सिर्फ जाके बता देना क्या कंप्लेंट बन जाएगा? नहीं, सिर्फ जाके बताना कंप्लेंट नहीं है। आगे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड। तो जब आप उसे बता रहे हो ना, तो आपके मन में इच्छा होनी चाहिए कि ये जज साहब इसमें एक्शन भी ले। समझ रहे हो? आपने एलिगेशन मतलब आप नॉर्मली सोचो कि आप जज साहब के पास गए कि सर कल 21 फरवरी जो भी डेट मान लो, कल 15 फरवरी को दोपहर के 2 बजे मैं वहां से आ रहा था, मुझे 2 लोगों ने पकड़ के मेरा पर्स लूट लिया। ये आपने उन्हें बता दिया, और आपने उनसे ये नहीं कहा कि जनाब मैं चाहता हूं कि आप उन पर कार्रवाई करें। अब आपने अगर ये नहीं कहा ना आप उन पर कार्रवाई करें, तो विदाउट आपने अगर इस लाइन को निकाल दो आप, तो ये एक इन्फॉर्मेशन हो गई खाली, ये कंप्लेंट नहीं बनी अभी। मैं कल आ रहा था, 2 बजे लोगों ने मुझे पकड़ा और मेरा पर्स लूट लिया, ये एक इन्फॉर्मेशन है, ये एक स्टेटमेंट है। अभी ये कंप्लेंट में नहीं बदली है। कंप्लेंट में तब बदलेगी जब आप जज साहब से ये और कहोगे साथ के साथ कि जज साहब मैं चाहता हूं कि आप इसमें उन लोगों पर कार्रवाई करें। तो ये कहना, ये लाइन कहना कि आप उन पर कार्रवाई करें इज वेरी इंपॉर्टेंट। विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो कंप्लेंट बनाने के लिए, अब देखो पूरी कंप्लेंट बनाने के लिए हमें 2-3 चीजें याद रखनी पड़ेंगी कि पहली बात वो एलिगेशन लगा रहा है, जज साहब को बता रहा है वो एलिगेशन, ओरली और राइटिंग दोनों तरह कैसे भी दे सकता है, और ये उसकी इच्छा, ये उसका मत होना चाहिए कि भैया उसमें एक्शन ले ले जज साहब। ये चीज हमने पकड़ ली। उसके बाद जो चीजें वो तो देखो अलग सी चीजें हैं। दैट सम पर्सन, तो सम पर्सन मतलब कि वेदर नोन और नोन, तो इसमें ये भी कोई जरूरी है बाय नेम उसमें दो कि सुरेश ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ये नहीं। आप बोल दो कि 2 लोगों ने कर दिया तो नोन अननोन ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं कि बाय नेम ही हो, नोन अननोन कोई भी हो सकता है, नोन अननोन कोई भी हो सकता है। तो ये भी याद रखना, आप कंप्लेंट में इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने नाम उस व्यक्ति को आप जानते हो। अब रोड पे कोई लूट लेगा आपको तो आप नाम कैसे याद रखोगे उसका। हैज कमिटेड एन ऑफेंस बट डज नॉट इंक्लूड पुलिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो आपको पीटी में पूछ लेता है कई बार, कि क्या कंप्लेंट में पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड होती है। पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड कंप्लेंट में नहीं होती, ठीक है ना, ये बहुत। पुलिस रिपोर्ट क्या है? पुलिस रिपोर्ट वो होता है, एक ऐसा दस्तावेज है जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करती है, कोर्ट में जो चार्जशीट लगाती है उसको बोलते हैं पुलिस, ठीक है। तो पुलिस रिपोर्ट जो है वो कंप्लेंट का हिस्सा नहीं होती। तो इसका मतलब हम बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि आम आदमी पुलिस रिपोर्ट को छोड़कर आम आदमी अगर जा रहा है और वो जज साहब से ओरली राइटिंग में कह रहा है कि जज साहब मेरे साथ ये वारदात हुई है, 2 व्यक्ति थे उन्होंने किया है, आप कृपया करके उन पर एक्शन लीजिए, ये कंप्लेंट है। बट पुलिस, अगर पुलिस मान लीजिए एक इन्वेस्टिगेशन, उसे एक क्लास मिली, उसकी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी, ये करा वो करा फ्रॉड इनका, सपोज करो उसमें तो FIR करेगा, मगर एक बात कह रहा हूँ मैं, कौन करूँगा, उन्होंने पुलिस रिपोर्ट लगाई और फिर वो बोला कि चलो जी मैं ही इसमें कंप्लेंट हूँ, कंप्लेंट हूँ, नहीं ना, वो नहीं होगा इसमें। पुलिस रिपोर्ट को आप कंप्लेंट नहीं कह सकते, ठीक है जी। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है उसका एक्सप्लेनेशन है। सबसे ज्यादा कंप्लेंट में जो जो मुद्दा है हमें पढ़ना है और जो पीटी में पूछ सकता है, 2 चीजें हमने देख ली अभी तक, कंप्लेंट होती क्या है और कंप्लेंट और पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होती, 2 बातें समझ में आई। तीसरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन कहती है, रिपोर्ट मेड बाय पुलिस ऑफिसर इन अ केस विच डिस्क्लोज। तो एक रिपोर्ट बनाई है पुलिस वाले ने, है ना, तो ये पुलिस रिपोर्ट होगी, पुलिस वाले ने बनाई है, तो विच डिस्क्लोज आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। ऑब्वियसली बात है कि PR जो होती है वो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ही आती है। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या डिस्क्लोजर हुआ देख लेते हैं कि द कमीशन ऑफ नॉन कॉग्निटिव। देखो क्या हुआ क्या कि एक भाई साहब के पास क्या बोलते हैं, एक आया मुकदमा, FIR आई 325 की, ठीक है, 325 की FIR, 325 बोले तो ग्रेवियस हर्ट, ठीक है, 325 है ग्रेवियस हर्ट। अब ये अपने आप में कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो इन भाई साहब ने क्या करा, सीधे FIR लिखी और उस पर क्या कर दी, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, है ना, ठीक है। जब इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके PR फाइल करी कोर्ट में, पुलिस रिपोर्ट फाइल करी, तो इन्वेस्टिगेशन में पता लगा एक्चुअल में वहां पर ग्रेवियस हर्ट नहीं हुआ था, इन्होंने PR में दिखाया कि हर्ट हुआ, इन्होंने ग्रेवियस हर्ट को सिंपल हर्ट, इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि सिंपल हर्ट हुआ, ठीक है। अब इन्होंने PR फाइल कर दी। ये एक्सप्लेनेशन ये कह रही है कि अगर ऐसा हुआ कि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस रिपोर्ट में ये बताया गया कि जो ऑफेंस था वो नॉन कॉग्निजेबल था, ऐसा अगर हो जाता है सपोज करो, तो फिर क्या माना जाएगा, तो उस पुलिस रिपोर्ट को क्या मान लिया जाएगा, कंप्लेंट मान लिया जाएगा। एक बहुत बेसिक समझना आप, पहले तो इसने कह दिया, मेन सेक्शन में कह दिया कि कंप्लेंट डज नॉट इंक्लूड क्या बोलते हैं उसको, पुलिस रिपोर्ट, ये मेन में कह रहा है। और एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि ऐसी अगर कोई मान लीजिए PR उसने फाइल करी है जिसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पता लग रहा है बाद में, PR में वो भाई साहब जाके बता रहे हैं कोर्ट में, कह रहे सर इसमें तो एक्चुअली वो वाला ऑफेंस नहीं था, इसमें नॉन कॉग्निजेबल, तो फिर कह रहे हैं कि हम उसको क्या मान लेंगे, कंप्लेंट मान लेंगे। अब देखो इसमें ऐसा कर क्यों रहे हैं, ये भी समझ लो। चलो यहाँ ये कह रहे हैं, सपोज करो कि ऑफेंस 1 है, ऑफेंस 2 है, ऑफेंस 3, ऑफेंस 4 है, ये ऑफेंस है नॉन कॉग्निजेबल, ये भी नॉन कॉग्निजेबल,
ये भी नॉन कॉग्निजेबल, और ये तो हुआ नहीं था, सॉरी फोर्थ अभी हुआ नहीं, 3 नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुए थे। पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर सकती थी, नॉन कॉग्निजेबल में अरेस्ट करने की पावर नहीं थी। तो पुलिस ने क्या करा कि इसको बढ़िया बनाने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए, पैसे खाली हो, यू नेवर नो, उसने 4 नंबर ऑफेंस उसमें ऐड कर दिया जो कॉग्निजेबल था, उसने खुद ऐड कर दिया, ठीक है। और इसे ऐड करते ही एंटायर केस क्या हो गया, कॉग्निजेबल हो गया। एंटायर केस क्या हो गया, कॉग्निजेबल हो गया। और जब ये कॉग्निजेबल हो गया तो उन्हें FIR भी लॉन्च होगी, इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे, अरेस्ट भी कर पाएंगे, सारे काम उनके पावर मिलेगी सारी। मगर जब इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी और जब PR लगाई, जब गए कोर्ट में PR लगाने, तो बोला कि अरे सर वो ये वाला ऑफेंस तो कमिटी नहीं हुआ, इस वाले के हमें कुछ भी नहीं पता लगा। तो बचे तो यही ना 3 नॉन कॉग्निजेबल वाले, जब PR लगाई तो ये 3 बचे। तो अब क्योंकि सिर्फ नॉन कॉग्निजेबल वाले बचे हैं, तो इसको मान लिया जाएगा कि वो पुलिस रिपोर्ट में कंप्लेंट बन गया। ये इसे मान लीजिए कंप्लेंट, और जिस पुलिस वाले ने वो PR लगाई थी वो बन गया कंप्लेनेंट। आई बात समझ में? पूछता पूछे इसमें PT में क्या पूछता है, PT में यही पूछता है। पहली बात तो कंप्लेंट डिफाइन कहां पर है, कंप्लेंट का डिफाइन है, कंप्लेंट डिफाइन है 2D में। दूसरा कंप्लेंट होती क्या है, तो 2-3 वर्ड इसमें पकड़ रखो कि ओरली भी दे सकते हैं, राइटिंग भी दे सकते हैं। जिसके खिलाफ देने वो नोन हो कि अननोन हो, दोनों काम में काम चल जाए, कोई इशू नहीं है ना। और मजिस्ट्रेट को दी, और इस व्यू से दियो कि मजिस्ट्रेट उस पर एक्शन ले, तो वो होती है कंप्लेंट। और कंप्लेंट में क्या नहीं आता, पुलिस रिपोर्ट नॉर्मली जनरली नहीं आता है। बट अगर पुलिस रिपोर्ट जब आप फाइल करो और उसको पता लगे कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो फिर क्या होगा, वो कंप्लेंट में हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ये 2D था। उसके बाद आता है आपका 2G एंड 2H। व्हाट इज इंक्वायरी एंड व्हाट इज इंक्वायरी एंड व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन। देखो 2G, 2G कह रहा है, 2G से भी पूछता क्वेश्चन, और बहुत आसान क्वेश्चन पूछेगा। इसमें कह रहा है इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट। तो बहुत अच्छी बात है, कह रहा है कि सब कुछ ट्रायल को छोड़ दीजिए आप, ट्रायल को छोड़ के जो भी इंक्वायरी मजिस्ट्रेट करता है या कोर्ट करता है, वो क्या होती है, इंक्वायरी। ये एक्चुअली इंक्वायरी की बहुत अच्छे से डेफिनेशन तो नहीं बता रहा है, ये तो ये बता रहा है कि उसे छोड़ दो, बाकी कोई भी इंक्वायरी अगर वो कर रहा है। जांच क्या है, ऐसी सभी जांच। अरे पहले जांच की डेफिनेशन दे देते, मगर नहीं दी उन्होंने कहा जांच वह है, ऐसी सारी जांच है ट्रायल को छोड़ के, जो भी मजिस्ट्रेट और कोर्ट करता है। मगर हमें PT पर्पज से अगर हम पकड़ ले, तो हमें ये याद रखना है कि जांच करता कौन है, जांच करता मजिस्ट्रेट और कोर्ट, और ट्रायल की स्टेज को छोड़ के। तो ट्रायल से पहले जो भी मजिस्ट्रेट और कोर्ट करता है ट्रायल से पहले, वो सब इंक्वायरी की स्टेज पर आता है, इंक्वायरी मान जाती है। ये 2G, और ये याद रखना किसमें, 2G में है। और 2H में इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन देखो क्या पूछता है, कहता है इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट, यही पूछेगा। इन्वेस्टिगेशन मीन कलेक्शन ऑफ एविडेंस। इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये है कि आप साक्ष्यों को जुटाएं। ये वर्ड याद कर लो, इन्वेस्टिगेशन में ये पकड़ लो, यही पूछता है आपसे, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, ठीक है जी। कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर। तो पुलिस ऑफिसर, ठीक है, ये तो आपको पता है, ये PO करता है नॉर्मली। मगर आगे कह रहा है कि और बाय एनी पर्सन, तो मान लीजिए कोई और भी कर सकता है। सपोज करो आप और मैं जैसे आम आदमी भी कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन। अगर क्या करे, मजिस्ट्रेट हमको ऑथराइज कर। अगर मजिस्ट्रेट कल बोले कि नीतीश आपको ना इस वाले मैटर में इन्वेस्टिगेशन कर देना, तो मैं भी उसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकता हूँ। मैं भी काम वही करूंगा, कलेक्शन ऑफ एविडेंस करूंगा, मैं भी ढूंढ के सबूत ही लेके आने मुझको। तो नॉर्मली PO करता, और अगर आप उसमें देखोगे तो वैसे कोई और पर्सन नहीं करता। मगर थ्योरेटिकली हम देखें तो PO और एनी पर्सन भी कर सकता है, मजिस्ट्रेट उसे ऑथराइज किया हो। मगर ऑब्वियसली बात है, मजिस्ट्रेट ऑथराइज कर रहा है, मगर इन्होंने एक लाइन अलग से लिखी, मजिस्ट्रेट कभी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। Investigation includes all the proceeding under this code for the collection of evidence conducted by a PO or any person other than a magistrate। तो मजिस्ट्रेट का भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। अब ये मैंने ऊपर ये भी पढ़ लिया था कि मजिस्ट्रेट क्या करता है, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करता है, ट्रायल के अलावा जो भी करता है वो इंक्वायरी है।
इन्वेस्टिगेशन कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, ठीक है जी। पुलिस वाले सबूत ढूंढते हैं ना, तो ये तो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। आपका अन्वेषण और जांच याद रहेगा आपको, इसमें भूलोगे नहीं। बस ये याद रखना कोई और भी कर सकता है अगर मजिस्ट्रेट ने ऑथराइज किया। चलो जी, नॉन कॉग्निजेबल 2L में हमने पढ़ लिया, हर वो केस जिसे पुलिस वाला अरेस्ट नहीं कर सकता। अब इसमें जो 2N में दे रखा है ये ऑफेंस दे रखा है, देखो, और कुछ नहीं पूछता। ये कभी कभी पूछ लेता है कि ऑफेंस कहां दिया है, तो ये सीआरपीसी के 2N में दिया है। अच्छा, आईपीसी जब आप पढ़ोगे, आईपीसी के 40 में ऑफेंस दिया है, सेक्शन 40 में ऑफेंस दिया है। अब आपने अगर याद किया है उसे तो आपको याद आ जाएगा। जैसे मुझे देखो अभी यहाँ पर मैंने देखा ना 2N, तो मुझे याद आ गया। अच्छा, मैंने ऑफेंस कहीं और भी पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? अच्छा, 40 में पढ़ा था, 39 में वॉलंटरी पढ़ा था ना, 40 में ऑफेंस पढ़ा। ऐसे याद रहना चाहिए, इतना कनेक्ट करो आप, कोई वर्ड कहीं पढ़ो तो आपको ये तो याद आ जाए कि अच्छा हमने कहाँ और पढ़ा था ये। तो मेरा तो समझो कि वो रिवाइज हो गया ना, है कि नहीं। इसमें दोबारा से डिस्कनेक्टेड दिखा रहा है। अब मैं इस पर अगर क्लिक करूंगा तो ये क्लास फिर से स्टार्ट हो जाएगी। अभी आप मुझे बताओ कि आवाज आ रही है क्या? अब इसमें तो दिख भी रहा है, जस्ट मैं रीलोड कर रहा हूं। हाँ, अब बता रहे आवाज आ रही है? अच्छा, आपको तो आवाज, अच्छा अच्छा अच्छा, जीरो हो जा रहा है। वो कोई बात नहीं, आपको आवाज आ रही है ना, मतलब ये ऐसा ना हो कि मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, आपको कुछ समझ में नहीं आया, निकल गया पूरा। मुझे बात कंफ्यूजन हो रही है, थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड लिखा जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, फिर तो जब आ ही रहा है तो चलते हैं हम तो अपना। वो रिकॉर्ड होता जा रहा होगा, मे बी ऐसा हो रहा होगा। यहाँ पर ना एक्चुअल में क्या है कि साइड में लिखा रहा है डिस्कनेक्टेड। अच्छा, स्क्रीन चल रही है, मुझे दिख रहा है कि अटेंडीज है यहाँ पर, क्लास चालू है, पर डिस्कनेक्टेड लिखा आ रहा था, तो मुझे कंफ्यूजन नहीं हो रही है कि मेरी आवाज तो नहीं चली। और जैसे ही मैं उसे रीलोड कर रहा हूँ तो फिर ये दोबारा से देखो अभी ये क्लास फिर स्टार्ट हो गई। 18 मिनट की तब हुई थी, 19 मिनट की अभी फिर ये स्टार्ट हो गई। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था। चलो ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था हाँ, जब आप कहीं पढ़ो तो आपको इतना तो रिकॉल होना ही चाहिए कि कहाँ पर क्या दे रखा। तो जो ऑफेंस वाला जो मैं बता रहा था आपको, तो क्या करो ना, ऑफेंस में सिर्फ ये यही पूछता किस में है, 2N में है, याद रखना। इन्हें हल्के मत लेना सीआरपीसी के 2N में है तो चलो नहीं, छोड़ देंगे, नहीं पूछेगा। ऐसे एकदम बेकार सा क्वेश्चन पूछ देगा ना डेफिनेशन क्लॉज से कि आप अगर पढ़ा तो था, कंफ्यूज हो। ठीक है, इसके बाद आप आ जाओ आर में, इसका 2R। ये भी इसी तरह इंपॉर्टेंट है, पुलिस रिपोर्ट किसमें। तो ये तो चलो आसान हो जाता है कि रिपोर्ट की बात कर रहा है, रिपोर्ट भी आर है और 2R नहीं है, थोड़ा सा आसान हो जाता है कि अच्छा रिपोर्ट क्या कर लेंगे, RR एक जैसा है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू यू। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछता नॉर्मली, और फिर भी इतना बस थोड़ा दिमाग में बना रहे कि पीपी कहाँ पर दे रखा है। वैसे अगर पीपी से जो क्वेश्चन पूछता है तो 24-25 से पूछता है, तो पीपी वाले क्वेश्चन होते हैं। तो ये तो नहीं पूछता कि पीपी का डिफाइन है, बाई चांस नॉट सो इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट इसमें है WWX, तीन इंपॉर्टेंट। W सम्मन केस, ठीक है, और आपका X वारंट केस। बहुत आसान है ये, जैसे कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल आसान थे, बिलेबल नॉन बिलेबल आसान था, ये भी आसान है। वारंट केस वो सब है 2 साल से ऊपर के, ठीक है। मोर देन 2 ईयर में जो जाएगा सब वारंट केस है, और सम्मन केस वो है जो वारंट केस नहीं है, वो सम्मन केस है। याद रखने लायक ये है कि ये 2W में है,
और ये 2x में। अच्छी बात ये है कि देखो सम्मन केस हो गया हल्का सा ऑफेंस, मतलब वही केस जिसमें भाई 2 साल से कम के हो गए ना, 2 साल से ऊपर वाले सारे वारंट है, तो 2 साल से कम वाले सारे सम्मन हो गए, और सम्मन केस है तो मतलब हल्के फुल्के थे, मान लो हल्का है तो पहले आ रहा है, और फिर डब्ल्यू का एक्स आता है, भारी है तो बाद में आ रहा है 2x 2w। ये भी पूछ सकता है किस में है, और ये भी पूछ सकता है। नॉर्मल तो ये पूछता है कि 2 साल से ज्यादा वाले केस होते हैं वो कौन से होते हैं, या पूछता है वारंट केस कौन से होते हैं, 2 साल से ज्यादा वाले। 2 साल से ऊपर कुछ भी चलेगा, डेथ वेथ सब कुछ सब चलेगा इसके अंदर। इसमें एक है WA, और WA आपके अमेंडमेंट से आया था, और अमेंडमेंट आया था 2009 से, और इसमें है डिफाइन किया विक्टिम। अब आपको ये बड़ा मतलब याद करना बड़ा मुश्किल होता है कि विक्टिम डिफाइन, तो मैं जिस तरीके से याद रखता हूँ तो आप हमेशा याद रखो कि आप क्या हो, जुडिशरी के विक्टिम हो, है ना। आप तो जुडिशरी अभी कर रहे हो तैयारी, फंस चुके हो जुडिशरी के जाल में, मतलब तो क्या होता है कि आप इसके विक्टिम हो, और अब आप अपने आप को विक्टिम बोलना छोड़ दो, बोलो कि भैया हम तो WA है। हम कौन है? हम है WA। हम जितने भी एस्पिरेंट हैं वो कौन है? हम WA है, तो हम तो कौन है? विक्टिम है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको विक्टिम बनाया रहेगा, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट इसके अंदर भी पूछ लेता है कि विक्टिम है कौन। तो WA आखिर है कौन? WA कौन है देखो, कह रहा है कोई भी व्यक्ति हुआ सफर्ड एनी लॉस और इंजरी कॉज्ड बाय रीजन ऑफ एन एक्ट और ओमिशन फॉर व्हिच द एक्यूज्ड पर्सन हैज बीन चार्ज्ड। पूछ रहा है कि कोई व्यक्ति से लॉस हुआ है या इंजरी हुई है ऐसे व्यक्ति से जिसके ऊपर चार्ज लगाया है, तो मतलब कि जो अक्यूज्ड है उसके किसी कृत्य की वजह से या किसी लोभ की वजह से जिस व्यक्ति को लॉस या इंजरी होती है उसे बताया गया है WA, उसे बताया गया विक्टिम, ठीक है। तो जैसे मान लो कि अभी इतने 3 साल से यूपी वैकेंसी नहीं दे रहा है, तो हम तो आयोग के कौन है? हम विक्टिम है, हम WA है, आयोग को परेशान कर रहा है। तो मान लीजिए कि विक्टिम को कौन है कि उसके कृत्य से जिसको लॉस या इंजरी हो रही है, और इंपॉर्टेंट इसमें है कि इसमें इंक्लूड कौन है? एक तो वो व्यक्ति जिसको इंजरी हुई है, और उसके कौन है? गार्जियन और लीगल हेयर। तो गार्जियन माँ बाप हो सकता है कोई भी हो, और लीगल हेयर LR, तो उसके बच्चे बच्चे वाइफ वाइफ लीगल हेयर जो भी हो। ये इंपॉर्टेंट है कि ये कभी कोई पूछा था कि विक्टिम में कौन कौन इंक्लूड है, तो आपको याद होना चाहिए कि गार्जियन भी इंक्लूड है। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे बोल दे अलग अलग, देखो लिखे मदर, तो लिखे गार्जियन, फिर लिखे LR, और फिर नीचे लिख दे कि B और C। तो B और C मानना, दो मदर भी गार्जियन होती है, मगर इन्होंने मदर वर्ड यूज किया नहीं है। तो फिर आप अगर डेफिनेशन की लिटरल इंटरप्रिटेशन करके रखो क्या क्या वर्ड दिया, कभी कभी वर्ड पे ही हिल जाते हैं लोग, तो आप याद रखना गार्जियन वर्ड यूज किया। वैसे मदर भी गार्जियन है, फादर भी गार्जियन है, मगर वो इन्होंने नहीं, याद रखना। तो इसके डेफिनेशन क्लॉज में हमने क्या क्या पढ़ा था, देखो हमने A पढ़ा था, अवेलेबल था, B पढ़ा तो चार्ज था, C पढ़ा तो कॉग्निजेंस था, D पढ़ा तो कौन था? कंप्लेंट था, है ना। फिर हमने G पढ़ा तो इंक्वायरी थी, G के बाद H पढ़ा तो इन्वेस्टिगेशन थी, है ना। L पढ़ा था नॉन कॉग्निजेबल था, ठीक है। N पढ़ा था क्या था? ऑफेंस था, ठीक है ना। फिर हमने R पढ़ा पुलिस रिपोर्ट, याद रहेगा आपको। U पढ़ा क्या था? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है जी। इसका W पढ़ा था सम्मन था, और X पढ़ा था क्या था? वारंट था, और WA वो तो हम ही है ना, 2009 से ऐड। इसको बस ऐसे याद रखना, आप इसे 2-3 बार अगर ऐसे ही पढ़ लोगे, ऐसे ही डायरेक्ट बंद करना, और ऐसे पढ़ना कि A में अवेलेबल है, B में चार्ज है, C में कॉग्निजेबल है, D में कंप्लीट, पहले 4 याद करो। फिर उसके बाद आप 4 जब याद है तो आगे बढ़ो, अच्छा कि G में ये है, H में ये है, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन GH, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन GH। फिर आओगे L में ये है, N में ये है। फिर उधर जाओगे, अच्छा वो R तो हमें मुझे याद ही है कि R में वो है पुलिस रिपोर्ट है, R से R कट गया। WX में पहले हल्के वाला आता, सम्मान आ गया, बाद में भारी वाला आएगा, वारंट आ गया, 2 साल से ऊपर वाले। हम विक्टिम में हम खुद WA। तो ऐसे क्या होगा आपका
ये डेफिनेशन क्लॉज खत्म हो गया। ठीक है जी। इसके बाद आ जाओ आपका सेक्शन 4, इंपॉर्टेंट नहीं है पीटी के पर्पज से, मगर फिर भी एक बार देखना है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि बाई चांस पूछ दे, क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना कि जो हम सोच रहे हैं वही पूछेगा। कह रहा जितने भी आईपीसी की इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्राई वगैरह होगा, सब कुछ जो भी होगा ना वो सीआरपीसी के थ्रू, सिंपल कह रहा है। अब कोई पूछ दे कि क्रिमिनल का ट्रायल आप करते हो, आईपीसी का ट्रायल सीआरपीसी के थ्रू करते हो, इसके प्रोविजन लगाते हो, दे रहा तो सेक्शन 4 में दे रखा है। सेक्शन 4 में दे रखा है कि जो भी आईपीसी का जो भी हम इंक्वायरी ऑफेंस वगैरह की ट्राई वाई करेंगे, कुछ होंगे, वो इसके अकॉर्डिंग करेंगे, है ना। और दूसरा कह रहा है कि कोई और ऑफेंस कहीं और दे रखा हो, कोई और स्पेशल लॉ हो, उसका भी इसके अकॉर्डिंग करेंगे, सीआरपीसी के अकॉर्डिंग करेंगे। मगर अगर उस स्पेशल लॉ में कुछ अगर दे रखा हुआ तो उसे फॉलो करेंगे पहले। मान लो कि एक एंटीसिपेटरी बेल की बात होती है, सीआरपीसी का 438 बोलता है, ठीक है। तो आईपीसी के तो सब पे मान लीजिए वो एंटीसिपेटरी का लग गया, मगर सपोज करो कि आपका पॉक्सो है, या सपोज करो SC/ST है, और वो कहता है कि 438 तो लगेगा नहीं जी, तो फिर कह रहा है इसका 4 का कि पहले हम इसको फॉलो करेंगे। अगर ये नहीं होगा, इसमें कुछ अगर स्पेशल प्रोविजन नहीं दे रखे होंगे, स्पेशल कुछ तरीका नहीं बताया होगा, तो हम नॉर्मली क्या करेंगे, सीआरपीसी के अकॉर्डिंग उसको ट्राई करेंगे। आई बात समझ में? तो अगर स्पेशल लॉ में कुछ है तो वो प्रिवेल कर जाएगा, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, है ना। चलो सेक्शन 4 में और कुछ नहीं है, पूछता भी नहीं है, मगर थोड़ा बेसिक पता होना जरूरी है। सेक्शन 6 है, क्लासेस का भी पूछ दे, अगर क्लासेस ऑफ कोर्ट क्या है, कह रहा क्लासेस ऑफ कोर्ट्स कहाँ दे रखे हैं, सेक्शन 6 में दे रखे हैं भैया। किस किस टाइप के कोर्ट होंगे, तो कह रहा है कि देखो हर किसी में हाई कोर्ट को छोड़ के, और या फिर कोई और कोर्ट किसी लॉ में कॉन्स्टिट्यूट कर रखा, तो हाई कोर्ट को तो उन्होंने निकाल दिया, अपने परव्यू से बाहर निकाल दिया, इसे तो छोड़ ही दो, हर स्टेट में होगा नहीं होगा। और इसलिए कोई और अगर मान लो कोर्ट, मान लो कोई स्पेशल कोर्ट अगर कोई बना दिया, स्पेशल कोर्ट बनाते हैं ना, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी कोर्ट होता है आपका, फलाना कोर्ट, ढिमकाना कोर्ट, 36 कोर्ट होता है, ठीक है। लेबर कोर्ट है, ये कोर्ट है, कमर्शियल कोर्ट है, इतने सारे कोर्ट होते हैं। तो वो तो अलग बात है, इन सबको अगर छोड़ दिया जाए तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक हिरार्की होगी, और हिरार्की में होगा एक होगा कोर्ट ऑफ सेशन। सब जानते हैं सेशन कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट होता है। उसके बाद आता है आपका, इसमें जो बता रहा है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट बता रहा है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का, ठीक है। और या फिर उसकी जगह MM, मेट्रोपॉलिटन है तो MM आएगा, दिल्ली जैसे एरिया में MM आता है। उसका बता रहा है सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, ठीक है, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट आएगा। उसके बाद बोला एग्जीक्यूटिव आएगा। 4 तरीके किसने मजिस्ट्रेट बताए हैं, इसे CMM भी नहीं बताया, मतलब CGM नहीं बताया आपका, है ना, असिस्टेंट सेशन जज बताया, एडिशनल नहीं बताया, वो सब क्या है कोर्ट ऑफ सेशन में आ गए। एडिशनल भी कोर्ट ऑफ सेशन में आ गया, असिस्टेंट भी कोर्ट ऑफ सेशन में आ गया। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट अब CJM है, CJM है तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही ना, है तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही तो हो गया ये भी, तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है। और ऐसे एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होगा, और क्या होगा, एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा। पूछता नहीं है, नॉर्मली अगर पूछेगा तो आपसे यही पूछेगा क्लासेस ऑफ कोर्ट कहाँ पर है, ठीक है। अब देखो बाकी, अब जैसे मान लो ये दे रखा है, जैसे 8 में मेट्रोपॉलिटन दे रखा है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये बोलेगा कि मेट्रोपॉलिटन एरिया कैसे आप तो उसे क्या करोगे, कैसे मतलब आप निर्धारित करोगे। तो कह रहा है देखो पढ़ो इसे, द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन declare that as from such date as may be specified in the notification, any area in the state comprising a city or town whose population exceed 1 million, जिस भी एरिया की पॉपुलेशन 1 मिलियन से हो जाएगी तो उसे बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया। यह पूछता है, यही पूछता है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए कितना चाहिए, तो आपको 1 मिलियन चाहिए, और जब ये 1 मिलियन हो जाएगा, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया हो जाएगा, तो वहां पर फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा, MM होगा। जो सेक्शन 8 से पूछता है ये पूछता है कि मेट्रोपॉलिटन के लिए कितना आपको चाहिए, तो 1 मिलियन चाहिए आपको।
अब देखो सेक्शन 9 कोर्ट ऑफ सेशन की बात। इसमें जो सवाल वो पूछेगा आपसे, जो मतलब अगर चाहे बनाना तो बनाएगा, कि दो क्वेश्चन बनते हैं। तो कोर्ट ऑफ सेशन को स्टैब्लिश कौन करेगी? तो स्टैब्लिश करती है स्टेट। देखो होता क्या है, जितने भी एक स्टेट में कोर्ट होते हैं, जैसे मान लो यूके में जो भी कोर्ट होंगे, तो कौन कौन से कोर्ट होंगे, कौन कौन से टाइप के कोर्ट होंगे, वो डिसाइड करती है स्टेट। मगर उसे प्रिसाइड कौन करेगा, उसे अपॉइंट कौन करेगा, उसे रेगुलेट कौन करेगा, वो डिसाइड करता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन उसको अपॉइंट में, उसके ट्रांसफर में, इन चीजों में है। मगर कोर्ट रूम, कोर्ट का जो पद है, उसका जो सृजन कर रहा है वो कर रहा है स्टेट। अब देखो क्या कह रहा है, और ये ज्यादातर कोर्ट्स के साथ है। मतलब तो आप एक मोटा मोटा जनरलाइजेशन लेके चलना कि किसी भी में तो स्टैब्लिशमेंट स्टेट कर रहा है और अपॉइंट कौन कर रहा है, हाई कोर्ट कर रहा है। एक आधा फर्क आएगा। कह रहा है द स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीजन। तो स्टेट गवर्नमेंट एक तो हमने पढ़ लिया कि स्टैब्लिश कौन कर रहा है, स्टेट कर रहा है। अगली लाइन में कह रहा है एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय जज टू बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। तो अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे कोर्ट ऑफ सेशन के जो 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 मजिस्ट्रेट है, जो जो मतलब सेशन जज है, उसे अपॉइंट कौन करता है, तो हाई कोर्ट करता है। और स्टैब्लिश कौन करता है कोर्ट ऑफ सेशन को, तो वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। डिफरेंस समझ लेना, वर्ड पे कहीं ऐसा ना कि स्टैब्लिशमेंट और आप हाई कोर्ट मार दो कंफ्यूज होके। तो ये ध्यान रखना कि स्टैब्लिश करता है स्टेट, पद का सृजन करता है स्टेट, ठीक है, मगर अपॉइंट करता है हाई कोर्ट, क्योंकि उसी के सुपरिटेंडेंस में होता है। तो 9 से पूछेगा यही पूछा। अब देखो जैसे 9, 10, 11 फलाना ढिमकाना ये सब जो पूछ रहा है। अब यहाँ पर आप देखो जितने भी असिस्टेंट सेशन जज है वो किसके, उसमें जो असिस्टेंट सेशन जज होते हैं वो किसके सबऑर्डिनेट होते हैं, सेशन जज के होते हैं, है ना। आपको पता ही होगा कि असिस्टेंट सेशन जज जुडिशियल मजिस्ट्रेट। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये अब 11 देखो, और 11 का आप क्लॉज 2 देखो। ये 10 तो इंपॉर्टेंट नहीं था इतना, ये तो आपको वैसे भी आप मार दोगे कि असिस्टेंट सेशन जज है किसके उसमें आता है, इस पर किसका वो है, क्या बोलते हैं, तो हाँ 10 लाख, ठीक है, 1 मिलियन 10 लाख बिल्कुल सही है। वो वैसे वो 10 लाख में नहीं पूछता, 1 मिलियन ही पूछेगा। बहुत होशियार होते हैं एग्जामिनर, तो इनमें टाइम नहीं है कि 1 मिलियन को हमारे ना लाख में कन्वर्ट करना चाहते, ठीक है, तो 1 मिलियन उठा के रख देते हैं। तो ये तो ठीक है, 10 का तो आपको इंपॉर्टेंट है, असिस्टेंट सेशन जज है वो किसका सबऑर्डिनेट है, सेशन जज का पता भी आपको। 11 का अगर आप 2 देखो तो यहाँ पर भी देखो, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट। तो अपॉइंटमेंट की जो पावर है, आप देखोगे तो कोर्ट ऑफ सेशन को भी अपॉइंट कौन कर रहा था, हाई कोर्ट। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट अपॉइंट कौन कर रहा है, हाई कोर्ट। अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट कर रहा है। स्टैब्लिश की जब बात आएगी तो स्टेट करेगी। ये डिफरेंस याद रहेगा तो ये क्वेश्चन बन जाता है कई बार, ठीक है। अब देखो 12 भी देख लो, जैसे ये अलग अलग उनके दे रखे हैं इन्होंने। नॉर्मली यहाँ से जो क्वेश्चन बनाता है ना वो बनाता है आपका, मैं बताता हूँ क्वेश्चन जो बनाता है वो कहाँ से बनाता है। ये आप सेक्शन खोलो 15, सेक्शन 15 देखो। अब यहां से क्वेश्चन बनाता है, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसके सबऑर्डिनेट होते हैं, क्वेश्चन ये बनाता है। देखो क्या कह रहा है कि एवरी सीजीएम शैल बी सबऑर्डिनेट टू द सेशन जज। तो ये तो हमें पता है कि सीजीएम जो होता है वो सेशन जज का सबऑर्डिनेट है, ये बात हमें मालूम है, ठीक है जी। एंड एवरी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ सेशन जज बी सबऑर्डिनेट टू द सीजीएम। तो मान लीजिए और कोई जो मजिस्ट्रेट है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास किसी भी टाइप का कोई मजिस्ट्रेट है, तो ये किसके सबऑर्डिनेट होंगे, सीजीएम के। जुडिशियल मजिस्ट्रेट
किसके सबऑर्डिनेट होता है? सीजीएम। क्वेश्चन जो ये बनाता है ये तो आपको बेसिक बेसिक और आप बता भी दोगे, क्वेश्चन आएगा तो वो ये पूछेगा आपसे कि जुडिशियल में किसके सबऑर्डिनेट होता है, तो आप बता दोगे सीजीएम के होता है। सीजीएम किसका सबऑर्डिनेट होता है जी? सेशन जज का होता है। असिस्टेंट सेशन जज किसका सबऑर्डिनेट होता है? सेशन जज का होता है। सवाल ये नहीं पूछेगा इसमें, जो ये वाली लाइन है ना, सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द सेशन जज, ये इसमें एक अच्छी चीज ये है कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो सबऑर्डिनेट होता है सीजीएम का, मगर ओवरऑल जो जनरल कंट्रोल है, ओवरऑल जो जनरल कंट्रोल है ये होता है आपका सेशन जज का। तो ओवरऑल जनरल कंट्रोल सेशन जज का ही है जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, मगर बीच में एक हिरार्की, बीच में एक आप समझो कि एक ब्रिज की तरह बना दिया कि एक्चुअल में क्या है कि सेशन जज कितनों को कंट्रोल करे, ऐसे समझो आप। तो उसने कहा कि बीच में ना एक जगह पे एक और बंदे को बिठाया था, उसको नाम सीजीएम रख देते हैं, तो वो लोग ना इन जुडिशियल मजिस्ट्रेट को हैंडल करता रहेगा। तो नॉर्मल सबऑर्डिनेशन जुडिशियल मजिस्ट्रेट का सीजीएम के अंडर में ही आता है, मगर जनरल की अगर आप बात करो कि जनरल कंट्रोल किसका होगा, तो ऐसे समझो आप कि अगर सीजीएम ने कोई ऑर्डर दे दिया कि आपको ये काम ऐसे से करना है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसे फॉलो करेगा, सबऑर्डिनेट है। मगर अगर आ गया सेशन जज, उसने बोला नहीं ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करो, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ओवरऑल बात तो माननी है ना सेशन जज की है, तो यही क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो उसके एक ऑप्शन में ये भी देगा कि सबऑर्डिनेट टू सीजीएम, बट जनरल कंट्रोल किसका है? जनरल कंट्रोल ऑफ सेशन जज। तो ये वाला ऑप्शन आप मानना, ये ठीक है, जनरल कंट्रोल सेशन जज का होता है, सबऑर्डिनेट सीजीएम का। तो ये 15 का जो क्वेश्चन ना ये हुआ, ठीक है जी, ये बात समझ लो आप। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे आपने देखा 9 में कोर्ट ऑफ सेशन देख लिया, ठीक है, और जैसे ये 13 है, अब 13 में उन्होंने दिया स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एक होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एक होता है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की और तो सब अपॉइंटमेंट तो सब आपको पता ही रहता है। इसका क्लॉज 2 अगर आप 13 का देखोगे, कह रहा है सच मजिस्ट्रेट शैल बी कॉल्ड स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड शैल बी अपॉइंटेड फॉर सच टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। तो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर आपको कोई अपॉइंट करना है, 1 साल से ज्यादा के लिए नहीं कर सकते, ये बात ठीक है ना। तो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितने दिनों के लिए अपॉइंट होगा, अगर ये क्वेश्चन पूछ दे वो, तो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट 1 साल के लिए, ये भी आप याद रखिएगा। ये 13(2) में ये मतलब ये सबसे क्वेश्चन जो 1 लाइनर पूछता है यहाँ से, तो ना कुछ समझने लायक है ना समझाने लायक, मगर आपका क्योंकि ध्यान कभी नहीं गया होगा पढ़ते हुए, आपने मार्क कभी नहीं करा होगा, सपोज करो कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बना रहा है। जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं हमेशा इस बात पर जरूर ध्यान देता हूँ कि सेक्शन कितना भी बुरा हो, वहां से बन क्या रहा है। अगर आप ये पे ध्यान दिया है कि वहां से क्या बन रहा है, तो मैं अगर मान लो एग्जामिनर हूं तो ये क्वेश्चन क्यों नहीं बना सकता कि सीआरपीसी में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट होगा कितने दिनों के लिए हो सकता है। तो भाई मैं डाल दूंगा 1 2 3 इनफाइनाइट, या ये डाल दूंगा कि पर्टिकुलर केस के हिसाब से होगा, सपोज करो एक ऑप्शन में डाल दिया पर्टिकुलर केस के लिए होगा। अब क्या होगा, 1 2 3 और पर्टिकुलर केस डाल दूंगा, ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहने और नहीं पड़ा क्या होता है स्पेशल मजिस्ट्रेट है, तो होता है किसी पर्टिकुलर केस के लिए अपॉइंट करते होंगे इसको, है ना। और इवन में से ऑड आउट भी हो रहा है कि 1 2 3 आपने न्यूमेरिकल में दे रखा है और एक पर्टिकुलर केस आपने अलग सा कुछ लिखा है, तो उसे लगेगा तो पर्टिकुलर केस हो सकता है, मार देगा और पता लगा आंसर तो बन गया। तो ऐसी गलती बच्चे करते हैं और वो आपकी साइकोलॉजी से खेलना चाहता है एग्जामिनर, समझे। आगे बढ़ते हैं जी। देखो 18 देखो, जैसे हम 13 देख रहे थे ऐसे 18 देखो, स्पेशल एमएम है, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी 1 ईयर के लिए ही अपॉइंट हो रहा है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी 1 ईयर के लिए अपॉइंट होता है, स्पेशल वाला एमएम भी 1 ईयर के लिए। खैर जुडिशियल मजिस्ट्रेट एमएम तो लगभग हर चीज में सेम ही होते हैं ना, तो उसे आप छोड़ दो। चलो जी, और इसमें अब जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये सबसे बढ़ने का, जाओ 24 पे, अब सीधा जाओ 24। 24 कह रहा है कि पीपी, ठीक है। अब पीपी क्योंकि काम करता है स्टेट का, देखो जज कौन अपॉइंट कर रहा था, हाई कोर्ट, पीपी को अपॉइंट कौन करेगा, स्टेट, क्योंकि स्टेट का ही तो काम देखता है, स्टेट की तरफ से तो केस लड़ता है। मगर कंसल्टेशन भी फिर भी स्टेट क्या कर रहा है, कंसल्ट कर रहा है
हाई कोर्ट से। ठीक है, तो पीपी को अपॉइंट कौन करता है 24 में? स्टेट करती है। कंसल्ट किससे करती है? हाई कोर्ट से। तो कह रहा है फॉर एवरी हाई कोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट शैल आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। ठीक है, कंसल्टेशन और कॉन्फ्रेंस में फर्क समझना आप। एक होता है वर्ड कॉन्फ्रेंस, सहमति से बोलते हैं हिंदी में, और एक होता है कंसल्ट। कंसल्ट तो आप जानते हो ना, किसी से राय लेना। तो ये राय जो ले रहे हैं ना, इससे कंसल्ट कर रहे हैं, तो बाइंडिंग नहीं होती, मतलब कंसल्टेशन कभी बाइंडिंग नहीं होता। तो हाईकोर्ट अगर मान लो किसी का नाम बताता और स्टेट का बोलता नहीं मैं तो इसे नहीं इसे करूंगा, तो वो उसको कर सकता है। कॉन्फ्रेंस में होता है कि अगर उसने मना कर दिया तो बिना सहमति के तो आप कर नहीं पाओगे, तो फिर वो लटक जाएगा। तो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस वर्ड यूज नहीं किया है, सहमति पूछे, कंसल्ट करना बस, एंड में चलेगी स्टेट की। ठीक है, तो पीपी अपॉइंट कर देगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि इसमें पीपी की वो क्या है, क्या बोलते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है। और एलिजिबिलिटी आपको पता है, पीपी है तो 7 ईयर की प्रैक्टिस उसकी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन पूछता है कि पीपी की जो प्रैक्टिस है वो कितने दिनों की होनी चाहिए। और इसी में एक अगली में लिखा स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो तो 10 साल की प्रैक्टिस हो। यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पीपी 24 में स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड इसकी एलिजिबिलिटी में जो इसने दिया है वो दे रहा है कि 7 साल की प्रैक्टिस आपको हो रही है, तब आप पीपी के लिए एलिजिबल हो। और स्पेशल पीपी बना रहे हैं तब तो आप आदमी स्पेशल हो, 3 साल का एक्सपीरियंस और लिया भर से, आपको 10 साल का है, चलो स्पेशल बना देते हैं आपको। स्पेशल का मतलब ये होता है, मान लो किसी पर्टिकुलर केस में इस पे लगा दिया, तो जैसे मान लो निर्भया कांड हो गया, उसके लिए कोई, तो वो थोड़ा ज्यादा वैसा होता है, तो उसके लिए 10 साल। ठीक है ना, 24 में इतना ही था। 25 से क्वेश्चन बनाता है, 25 हमारे काम का है, हम पढ़ते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन जो बनाता है वो क्या बनाता है, पहली चीज कि पीपी को अपॉइंट कौन करेगा, तो आप समझ गए, सॉरी एपीपी है, ये असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से जाके बनते हैं। तो रिक्रूटमेंट कौन करता है? स्टेट करता है। अपॉइंट कौन करता है? स्टेट करता है ना। और कह रहा है, इसमें खास बात जो इसने कही है, कह रहा है इसका 2 आप पढ़ो, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है 2 और 3 से। नो पुलिस ऑफिसर शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो कह रहा है कि आप पीओ को एपीपी नहीं बनाओगे, ये क्वेश्चन पूछता है, पहला क्वेश्चन जो 25 से वो बनाता है। जो वो 25 से क्वेश्चन बनाता है और ये वाला बनाता है। ठीक है, एक तो 25 से क्या क्वेश्चन बनाता है, 25 से बनाता है क्या पुलिस ऑफिसर को आप एपीपी अपॉइंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। और इसका तीसरा एक्सेप्शन है कि कब कर सकते हैं, तो कह रहा है कि वेयर नो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल फॉर द पर्पज ऑफ एनी पर्टिकुलर केस द डीएम। और ये जो डीएम है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये डिस्ट्रिक्ट जज नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है जो एग्जीक्यूटिव होता है ना, जो आईएएस बनते हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव वाला। तो जो डीएम है मे अपॉइंट एनी अदर पर्सन टू बी असिस्टेंट एपीपी इन चार्ज ऑफ दैट केस। तो डीएम अगर चाहे तो किसी भी पर्सन को, अगर उसको कोई पीपी नहीं मिल रहा है तो किसी भी पर्सन को पीपी अपॉइंट, सॉरी एपीपी अपॉइंट कर सकते। एक बात क्लियर है, पहली बात है किसी पीओ को आप बनाओगे नहीं। दूसरा कह रहा है कि डीएम अगर चाहे तो किसी को भी बना सकता है, अगर कोई उसे नहीं मिल रहा है तो किसी में तो पीपी पुलिस ऑफिसर भी आ जाएगा, किसी को भी बना सकता है, उसमें तो पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है। तो उसके लिए आगे इसने प्रोवाइजर लगा दिया कि अगर मान लो डीएम का मन आ जाए कि मुझे तो किसी, मान लो कि एक एसएचओ है उसी को पीपी बनाना है, उसका मन आ गया तो क्या करेगा? देखो अब उसे अगर बनाना है तो उसे क्या क्या चेक करना पड़ेगा। कह रहा है कि प्रोवाइड दैट द पुलिस ऑफिसर शैल नॉट बी सो अपॉइंटेड, वो अपॉइंटेड नहीं किया जाएगा इफ ही हैज टेकन एनी पार्ट इन द इन्वेस्टिगेशन टू द ऑफेंस विद रिस्पेक्ट टू द एक्यूज्ड। तो अगर मान लो पुलिस ऑफिसर ने जिस केस के लिए एपीपी अपॉइंट करा उसमें अगर इसने इन्वेस्टिगेशन में पार्ट लिया, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में पार्ट न लिया हो, और दूसरा वो इंस्पेक्टर से कम का हो, तो आप किसी हेड कांस्टेबल को, सिपाही को, इन लोगों को, एसआई को, है ना, इन लोगों को आप एपीपी अपॉइंट नहीं कर सकते। मिनिमम
इंस्पेक्टर होना चाहिए, एक पे एलिजिबिलिटी है उसकी, है ना। और दूसरा कि उसने उस केस की इन्वेस्टिगेशन में पार्ट ना लिया, तो डीएम चाहे तो किसी इंस्पेक्टर से मान लो कि डीसीपी को, एसीपी को, है ना, इन लोगों को भी एपीपी बना सकता है। तो क्वेश्चन जो वो पूछता है वो ये यहां से पूछता है। कहां से पूछेगा? यहाँ से 230 से पूछेगा। पहले तो मान लो सिंपल आपसे यही पूछ देगा कि पीपी को क्या बोलते हैं, वो पुलिस वाले को आप पीपी अपॉइंट कर सकते हो, नहीं कर सकते? सिंपल क्वेश्चन है, जनरली आपका ये आंसर है नहीं कर। अब पूछ ले कि जो कर तो सकते हैं, तो फिर अगर किसी पुलिस वाले को अपॉइंट किया जा रहा है तो किसे कर सकते हैं? तो दो उसमें उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दो रखते हैं। पहली बात उसने इन्वेस्टिगेशन में, सॉरी, पहली बात तो वो इंस्पेक्टर से नीचे ना हो, बड़े रैंक का अधिकारी मांग रहे हैं, और दूसरा तो उस अधिकारी ने भी ना उस पर्टिकुलर केस की इन्वेस्टिगेशन में पार्ट लिया। ये दो काम हो तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये आपका 25 से जो पूछता है वो ये पूछता है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ 25A पे। तो 25A इज नॉट इम्पोर्टेंट, आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। डायरेक्टरेट की बात करता है तो वही वाली बात है कि स्टेट गवर्नमेंट एक क्या नहीं, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन भी अपॉइंट करेगा, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि जब डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जिसे अपॉइंट करना है, उसकी जो प्रैक्टिस है वो 10 साल से कम हो। यही तो क्वेश्चन बनाएगा, और बनाएगा तो क्या बोल रहा है। और देखो साथ में क्या लिखा है कि 10 साल से कम ना हो, और देखो फॉर नॉट लेस देन 10 ईयर एंड सच अपॉइंटमेंट शैल बी मेड विद द कॉन्फ्रेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की कॉन्फ्रेंस। देखो आगे वर्ड जो बोल रहे थे, वहां पर क्या कर रहे थे आप, पीपी को अपॉइंट कर रहे थे 24 में, कंसल्ट कर रहे थे हाई कोर्ट से। यहाँ पर चीफ जस्टिस की सहमति लेनी पड़ेगी आपको, अगर आपको डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को अपॉइंट करना है। बहुत बड़ा अधिकारी, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा अधिकारी होता है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, उसको अपॉइंट करना है तो आप हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सहमति लीजिए, है ना। सिर्फ कंसल्ट करने से काम नहीं चले। ये 25A आपसे कहेगा और ये वो आपसे पूछेगा। वैसे तो पूछता है नॉर्मली आपको एपीपी से पूछता है, मगर फिर भी अगर पूछे तो 10 साल का एक्सपीरियंस पकड़ लेना, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का कॉन्फ्रेंस पकड़ लेना। इतना कर लोगे तो पीटी नहीं रुकेगा आपका, ठीक है। इसके बाद आ जाओ आप 26 पर। 26 क्या कह रहा है मेरे को, 26 से भी पीटी का क्वेश्चन बनता है। अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं ना, एक्चुअल में ये इतने बेसिक पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ इंटरप्रिटेशन भी नहीं है, सिंपल सिंपल है, ये फैक्ट है वो फैक्ट है, फैक्ट की बात है। तो मैं तो आपका ध्यान इसलिए बार बार उन फैक्ट पे ले जा रहा हूँ कि आप जब देखोगे और जब आप ये समझोगे अच्छा क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बना रहा है, पढ़ने की एक ना एक हैबिट, एक अंदाज आपका डेवलप होगा। जब आप देखो डायरेक्ट जब पढ़ते हो और पीटी जिसे निकालना है वो भी जब डायरेक्ट पढ़ता है, तो फर्क इतना है कि वो जब पढ़ता है तो क्वेश्चन बनाता है और वो उन फैक्ट को अंडरलाइन कर लेता है, उन फैक्ट को अपने माइंड में इम्प्रिंट कर लेता है कि ये यहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनने के चांस है, तो वैसे वैसे करता है। आप पढ़ते हो पढ़ने के हिसाब से, पढ़ने के हिसाब से पढ़ तो जाओगे और वो याद भी रहेगा एक आध दिन, मगर लॉन्ग टर्म में आपको याद नहीं आएगा। जब आप एग्जाम दोगे तब याद आएगा, 6 महीने बाद याद नहीं रहेगा। मगर जब आपने उसे इम्प्रिंट कर लिया, अरे अच्छे से पीटी बोले ये वाला क्वेश्चन पूछता, पीटी ये वाला क्वेश्चन पूछता, तो जब आप खुद क्वेश्चन बना रहे हो, खुद आप एग्जामिनर बन गए हो ना, तो फिर आप 95-98% क्वेश्चन को ना कार्व आउट कर लोगे अपने डायरेक्टर से कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना, ठीक है। इसलिए मैं आपको मतलब वहां ध्यान दे रहा हूँ कि जब स्पेशल पीपी अपॉइंट कर रहा है तो 10 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, पीपीए तो 7 साल का मांग रहा है, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन 10 साल का मांग रहा है, यहाँ कॉन्फ्रेंस है और कंसल्ट है। अब आपने डिफरेंस खुद निकाल लिया, अच्छा वहां तो कंसल्ट की बात कर रहा था पीपी में, यहाँ पर डायरेक्टर को तो कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा है। तो अब वो पूछ रहा था, आपको याद आएगी ना बात, अच्छा ये बात तो मैंने खुद देख ली थी उस डायरेक्टर में। तो आपको ये भी लगेगा कई बार आपको कि देखो ये वो क्वेश्चन बना जो मैंने सोचा था वैसे ही क्वेश्चन बनाया एग्जाम में, तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ अलग कर नहीं रहा, ठीक है। अब आप देखो 26 क्या कह रहा है, कोर्स बाय विच ऑफेंस आर ट्राइबल।
कह रहा है कौन कौन से कोर्ट हैं जिनके द्वारा ऑफेंस ट्राई किया जा सकता है। तो पहला तो कह रहा है कि अगर आईपीसी का कोई मैटर आ गया आपके पास, अगर आईपीसी का मैटर आया है तो कौन कौन कोर्ट ट्राई कर सकते हैं। कह रहा हाई कोर्ट कर सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन कर सकता है, और एनी अदर कोर्ट जो कि आपका फर्स्ट शेड्यूल में हो। मान लो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है 26 ये कहना चाह रहा है कि आपको ये बता रहा है कि कौन से ऑफेंस में कौन से कोर्ट्स को जुडिक्शन है, जुडिक्शन दे रहा है ना, कौन कौन ट्राई कर सकता है। अब ट्राई करने के लिए इसने क्या किया कि आईपीसी को अलग कर दिया और आईपीसी के अलावा जो भी लॉ है क्रिमिनल लॉ उन्हें अलग कर दिया। अब इसने बताया कौन कौन कर सकता है, तो हाई कोर्ट कर सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन कर सकता है, और फर्स्ट शेड्यूल में जो लिखा हो वो कर सकता है। सब उस पर चोरी की बात आती है, थेफ्ट की बात आई, आईपीसी का एक वो है ना। तो अब यहाँ पर लिखा है, मान लो कि हमने फर्स्ट शेड्यूल में देखा तो वहां पर लिखा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, तो ट्राई कर सकता है। और हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन तो लिखा ही है, तो ये भी चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। ये मेंस के पर्पज से 26 थोड़ा और डेप्थ में चला जाता है, मैं आपको थोड़ा हल्का सा डिस्कस कर देता हूँ कि सवाल ये उठेगा कि एक बात है, इनको कॉन्करेंट जुडिक्शन क्यों दिया तीनों को, स्पेसिफिक जुडिक्शन क्यों नहीं दिया। तो ये बोल देते अगर मान लो 26 में ये बता देते कि जो ये जो है जुडिक्शन हम दे रहे हैं वो आप शेड्यूल देख लेना, और शेड्यूल में जो दिया वो कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। मगर उन्होंने हाई कोर्ट को और कोर्ट ऑफ सेशन को उस शेड्यूल वाले के साथ ना बराबर का कॉन्करेंट जुडिक्शन दे दिया। वो इसलिए दे दिया कि कभी कभी क्या होता है कि मान लो शेड्यूल वाला जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कर रहा था ट्राई, मगर हाई कोर्ट ने क्या करा, अपनी पावर का इस्तेमाल किया, बुला लिया। यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को लगा कि यार मेरे बस की नहीं है, मैं इसे कोर्ट ऑफ सेशन को भेज देता हूँ, कमिट कर देता हूँ। ऐसी स्थिति आएंगी सीआरपीसी में, मैं आपको बताऊंगा कि ये भी जगह आएगी कि हाईकोर्ट अगर चाहे तो किसी भी केस को खुद उठा के ट्राई कर सकता है। ऐसी स्थिति आएगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लगेगा कि ये तो कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो वो कमिट करके इसे कोर्ट ऑफ सेशन को भेज सकता है। तो ऐसी स्थितियों में जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से केस अगर हाईकोर्ट खुद अपने पास बुला ले और ट्राई करने लग जाए, तो सवाल ये उठेगा कि हाईकोर्ट के पास जुडिक्शन कहाँ है, हाईकोर्ट के पास जुडिक्शन कहां पर ट्राई करने का। उस क्वेश्चन से बचने के लिए 26 में इन्होंने दे दिया पहले कॉन्करेंट कि देखो शेड्यूल वाला तो वो है कि उसमें देख लेना, मगर साथ के साथ हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन जो है ना, ये भी साथ के साथ पैरेलल इनको हम जुडिक्शन दे रहे हैं, ये भी ट्राई कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चन ना उठे, कल कोई एडवोकेट आके क्वेश्चन उठा रहा है कि सर हाई कोर्ट आप कैसे ट्राई कर रहे हो, आपको जुडिक्शन कहाँ है इस चोरी के मुकदमे को ट्राई करने का। तो वो क्वेश्चन वो 26 से निगेट कर देगा, बोलेगा कि वकील साहब एक काम करो, तुरंत भागो यहाँ से, एक सीआरपीसी का बैरक खरीदो और उसका सेक्शन 26 पढ़ो, वहां मेरा नाम मेंशन कर, अगली बार आना मत सकना। तो ऐसा तो हाईकोर्ट कह सकता है, ठीक है। ये बात 26 है, समझ गया। तो क्या क्या है, आईपीसी का और कोई है, हाईकोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन और जो शेड्यूल में रखा है। बी इसका जो बता रहा है वो कह रहा है अदर उसके लिए। तो मान लीजिए इसमें नहीं है, आईपीसी के बाहर के जो भी क्राइम होंगे उनको कौन कौन ट्राई करे, तो क्या कह रहा है, तो कह रहा है हाई कोर्ट कर सकता है और एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज शोन इन फर्स्ट शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल वाला तो ले लिया इसने, है ना। तो फर्स्ट शेड्यूल का जो सेकंड हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, आईपीसी के अलावा जो 3 उन्होंने दे रखी थी एंट्रीज, उस वाले में देख लेंगे कौन ट्राई करेगा कौन नहीं ट्राई करेगा। तो वो सिंपल उन्होंने सिंपल बना रखा है, 3 साल से कम वाला है तो एमएम करेगा, 3 से ऊपर वाला है, 3 से ऊपर वाला है तो कोर्ट ऑफ सेशन करेगा, ये इन्होंने बना रखा है। मगर हाई कोर्ट को कॉन्फिडेंट इसमें दे दिया। तो अगर आईपीसी वाला है तो हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन और फर्स्ट शेड्यूल पे जाओगे, आईपीसी के अलावा है तो हाई कोर्ट और जो फर्स्ट शेड्यूल पे। इसमें से उन्होंने बीच में कोर्ट ऑफ सेशन निकाल दिया, पता नहीं क्यों निकाला, मुझे नहीं पता, निकाल दिया। और एक बात तो आपको पता ही रहती है कि स्पेशल लॉ की जब भी बात आएगी तो जो भी स्पेशल लॉ में दे रखा हो, कुछ अगर वहां दे रखा है कि ये वाला कोर्ट ट्राई करेगा तो वो तो करेगा ही करेगा, इसमें कोई इशू है ही नहीं। तो 26 जुडिक्शन देता है ट्राई करने का।
तो यहाँ से क्वेश्चन यही बनाएगा आपसे अगर पूछेगा तो, कि आईपीसी का ये ऑफेंस है तो इसे कौन कौन ट्राई कर सकता है। तो हाईकोर्ट कर सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन कर सकता है, कोई कर सकता है। इसका 27 का 27 से जो आपसे पूछता है वो पूछता है जुवेनाइल का जुडिक्शन। तो इसे ना आपके दो जगह से पूछता है क्वेश्चन। एक तो पूछता है कि जुवेनाइल जो है, जुवेनाइल जो होते हैं उनका जो जुडिक्शन है वो कहाँ पर डिफाइन है, कहाँ पर दे रखा है। तो एक तो इसका ये याद कर लो, क्योंकि बात 26 में जुडिक्शन की चली थी। तो एक बात याद रखना कि 26 और 27 में भी जुडिक्शन ही बस बच्चों की, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये बनता है और ये पूछता है कई बार। दूसरा बनता है कि जुवेनाइल का मतलब क्या समझ रहे हैं ये। जुवेनाइल का मतलब समझ रहे हैं अंडर 16 ईयर। तो नॉर्मली माइनर को जो 18 साल मानते हैं वो नहीं मान रहे, ये 16 साल मान रहे हैं। और जुवेनाइल का जुडिक्शन दे रहे हैं, वो दे रहे हैं ये सीजीएम। जो मेन इसमें पीटी के पर्पज से आपको बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन बनते हैं बट पढ़ेंगे वहां एनी ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर। तो कोई ऑफेंस है वो डेथ, उसकी पनिशमेंट है वो डेथ नहीं होनी चाहिए और एलआई नहीं होनी चाहिए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं होनी चाहिए, इसे छोड़ दिया हमने। उसके अलावा कमिटेड बाय एनी पर्सन हु एट द डेट व्हेन ही अपीयर्स और इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट इज अंडर 16 ईयर। तो अब जो उसे जब पकड़ा था वो 16 साल से कम था, 15 साल 11 महीने 29 दिन का निकला। वो किस्मत उसकी अच्छी थी, 16 साल से कम का। मे बी ट्राइड बाय द सीजीएम। तो सीजीएम तो नॉर्मली क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जेजे एक्ट आप पढ़ते हो, स्पेशल लॉ है, वहां से चलता है। और एक्चुअल में वहीं सब बता रखा है। तो इन्होंने उससे पहले ही दे रखा है, जेजे एक्ट 2000 में आया, फिर आपका 2015 में दोबारा अमेंड हुआ। तो उससे पहले जुवेनाइल वगैरह का इन्होंने दे रखा था, कौन जुडिक्शन रखेगा। तो ये इसमें 16 साल से कम का था, डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले अगर ऑफेंस नहीं किया तो सीजीएम कर रहा था उसको। और देखो इसमें साथ में इसने लिख दिया कि और बाय एनी कोर्ट स्पेशली एम्पावर्ड अंडर चिल्ड्रंस एक्ट। तो एक चिल्ड्रन एक्ट है 1960 का, इसमें अगर स्पेशली किसी को दे रखा है तो वहां से करवा लेना भाई साहब, है ना। तो ये दो बात इसने कही है। कौन कौन कर सकता है जुवेनाइल के मामले में, सीजीएम कर सकता है, या फिर चिल्ड्रन एक्ट में जो दे रखा वो। इतना पढ़ के आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि कहीं भी अगर स्पेशल लॉ की बात आती है तो वो प्रिवेल कर जाता है, कहीं भी स्पेशल लॉ की बात आ रही है। जैसे इसमें चिल्ड्रन लॉ आ गया, तो आप सपोज को चिल्ड्रन लॉ में जो दे रखा होगा तो फिर ये 27 नहीं लगेगा। चिल्ड्रन लॉ में जो दे रखा होगा कोर्ट वो उसे ट्राई करेगा। तो ठीक है, जुवेनाइल का पूछता नॉर्मली इसमें यही पूछता है कौन कर सकता है, कहाँ दे रखा है। तो सीजीएम कर सकता है, और कहाँ दे रखा है 27 में। अंडरलाइन करते हैं ना, पेन अपना हाईलाइटर रखा करो सब। 28, 29 बड़े बढ़िया सेक्शन है, मजा आता है। ये बात करते हैं सजा की। सजा में तो वैसे भी थोड़ा मजा रहता ही है। देखो कह रहा है हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस, तो ये तो हमें भी पता कि हाई कोर्ट है, कुछ भी कर सकता है, सर्वे सर्वा है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को अनलिमिटेड पावर है। फिर कह रहा है हाई 28 का दूसरा कह रहा है कि सेशन जज है, एडिशनल सेशन जज है, अगर ये चाहे तो ये भी कुछ भी कर सकते हैं। एनी सेंटेंस ये भी है भाई साहब, एनी सेंटेंस ये भी देंगे, है ना। मगर अगर इन्होंने अगर डेथ दे दी, कह रहे प्रोवाइड जो लगा देते हैं, अगर डेथ दे दी ना तो फिर जाना हाई कोर्ट के पास एक कंफर्मेशन करा लेना। क्या करा लेना, एक कॉन्फर्मेशन करा लेना। और यहीं पर आप एक चीज लिख लो, जो वर्ड लिखा ना कॉन्फर्मेशन बाय द हाई कोर्ट, उसके आगे लिख लो सेक्शन 366। पीटी में क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि अगर एडिशनल सेशन जज ने डेथ की अगर पनिशमेंट दी है, सेशन जज ने डेथ की पनिशमेंट दे दी, तो उसको कंफर्म किस सेक्शन में कराएगा, यही पूछता है बस। कि उसे कंफर्म जो कराना, यहाँ लिखा ना वो कंफर्म कराना पड़ेगा हाईकोर्ट से, तो वो कंफर्म कराना पड़ेगा ना, उसे 366 में कंफर्म कराया जाता है। और एक सेक्शन है 368, और कहो तो एक बार खोल ही लो उसको, एक बार देख लो। एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपका ध्यान में एक बार दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। 366 खोलो, कह रहा है देखो 366 में क्या कह रहा है, मार्जिन हेडिंग पढ़ लो वापस। कह रहा सेंटेंस ऑफ डेथ टू बी सबमिटेड बाय कोर्ट ऑफ सेशन फॉर कंफर्मेशन। तो मतलब सेंटेंस ऑफ डेथ जो है ना, वो कोर्ट ऑफ सेशन को कंफर्मेशन में सबमिट करनी पड़ेगी।
ठीक है। और इसका 368 अगर आप देखो जरा एक बार, तो क्या कह रहा है, कह रहा है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू कन्फर्म सेंटेंस और अनल कन्विक्शन। देखो कंफर्मेशन के लिए भेजेगा 366 में, और हाई कोर्ट अब उसे जो कंफर्म करेगा या उसे कम करेगा वो तो उसकी मर्जी, जो जो भी करेगा वो 368 में करेगा। अब देखो एग्जामिनर आपके साथ खेलता कैसे है, एग्जामिनर आपकी साइकोलॉजी से खेलेगा। वो क्या करेगा, आपसे पूछेगा कि सेशन जज ने डेथ की सेंटेंस दी है, अब उसे हाईकोर्ट किस में कंफर्म करेगा। ये उसका क्वेश्चन है कि उसने डेथ का सेंटेंस दे दिया सेशन जज ने, हाईकोर्ट उसे किस सेक्शन में किस प्रोविजन में कंफर्म करेगा। अब आप मुझे बताओ किस में कंफर्म करेगा, बताओ किस में कंफर्म करेगा। ठीक है 368 में करेगा, अभी बता दिया। कई बार बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो 366 लगा देते हैं। 366 में कंफर्मेशन करने के लिए भेजेगा और 368 में हाईकोर्ट करेगा, दोनों काम के लिए अलग अलग सेक्शन है। तो ये जब क्वेश्चन आप पढ़ना तो इस पर जरूर ध्यान देना उस क्वेश्चन में कि वो 366 की बात कर रहा है कि 368 की बात कर रहा है। वो कॉन्फर्मेशन भेजने के लिए पूछ रहा है या कंफर्म करने के लिए पूछ रहा है, कि बहुत माइन्यूट सा फर्क है इसमें। तो बच्चे क्या है, तो बहुत जल्दी में होते हैं, उस टाइम एग्जाम का प्रेशर होता है थोड़ा सा, तो क्या करते हैं उसे ना ध्यान नहीं देते, उन्हें 366 रटा पड़ा होता है कि अरे यहाँ पर डेथ सेंटेंस 366 में भेजेगा कंफर्म करने, तो उनके दिमाग में कंफर्म जो वर्ड होता है ना वो 366 के साथ चल रहा होता है, और वो भूल जाता है कंफर्म 368 में करता है, कंफर्मेशन के लिए भेजा जाता है 366। आप ऐसी गलती मत करना। एक मिनट हाँ ठीक है, आप ऐसी गलती मत करना, ठीक है। ये वाली क्लियर हो गया ना, तो ये हो गया। अब देखो एडिशनल वाला हो गया, उसके बाद असिस्टेंट सेशन जज आ गया, एएसजे। कह रहे हैं ये भाई साहब कुछ भी कर सकते हैं, 10 साल तक की सजा दे सकते हैं, 10 ईयर, 10 साल से ऊपर की सजा नहीं। मतलब हाई कोर्ट कुछ भी कर रहा था, फिर सेशन जज थे वो भी कुछ भी कर रहे थे, मगर डेथ की सेंटेंस थी तो कंफर्म करा रहे थे। अब असिस्टेंट है, थोड़े और छोटे हो गए तो कह रहे 10 साल तक की सजा देना भैया, बहुत है, 28 खत्म। 29 कह रहा नीचे वालों में आ जाओ, कह रहा पहले आ जाओ सीजेएम पे, तो इन्हें 7 ईयर दे दिया। आप थोड़ा असिस्टेंट सेशन जज से भी थोड़े छोटे माने जाते हो, सीजेएम हो, आप 7 साल की दे देना। और जो क्वेश्चन आपसे पूछता है नॉर्मली सजा को लेकर, जो क्वेश्चन पूछता है आपको पूछता है 29 के फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट से। तो फर्स्ट क्लास जो मजिस्ट्रेट है वो क्या कर रहा है, वो 3 ईयर या फिर कितने का फाइन दे रहा है इसमें देखो जरा, 10,000 का, ठीक है ना, 10K का फाइन, 3 ईयर 10K और 1 ईयर और 500 रुपए का फाइन, सॉरी ये 10K थे, 5K, 5,000 का। ये क्वेश्चन कभी कभी आपसे जो पूछता है, अगर पनिशमेंट को लेकर क्वेश्चन पूछना होता है ना तो यहां से पूछता है, और खासकर ये 10K और 5K पूछ लेता है। ये फाइन आपको थोड़ा सा ना कंफ्यूज करता है। फर्स्ट क्लास जो आप बनोगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास बनोगे तो आप 3 साल तक की सजा दे पाओगे और 10,000 तक का फाइन करा पाओगे, चोरी वोरी मुकदमों में आपका रहेगा। और अगर सेकंड क्लास आपका अपॉइंटमेंट, अब तो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट मुझे लगता नहीं कि होते होंगे, उत्तराखंड की मुझे पता नहीं, नॉर्मली सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट होते नहीं है, मगर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की पावर 1 साल और 5,000 रुपए का फाइन, यही पूछता है। 1 साल 5,000 कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा आदमी बेचारा है, क्या ही करेगा। ठीक है, अब इसका देख लो आप, देखो क्या कह रहा है। 30 आप पढ़ोगे तो आपको याद आएगा, क्या याद आएगा आपको याद आएगा 65 ऑफ आईपीसी। आईपीसी में हमने जब पढ़ा था तो उसमें भी क्या पढ़ा था कि अगर फाइन के डिफॉल्ट में आप कोई दोगे तो 1/4 इम्प्रिजमेंट दे सकते हो, जो उसका मैक्सिमम प्रोवाइड कर रखा था, है ना, उसका 1/4 दे सकते हो। और वही चीज जो 30 में कह रहा है, देखो क्या कह रहा है,
द कोर्ट ऑफ अ मजिस्ट्रेट में अवॉर्ड सच टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन एज इज ऑथराइज्ड बाय लॉ। तो आईपीसी में तो वहां बता दिया कि 1/4 देना है, प्रोवाइडेड दैट द टर्म इज नॉट एक्सेस ऑफ द पावर। एक तो मजिस्ट्रेट की पावर से ऊपर तो नहीं जानी चाहिए उनके, मान लो कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, 3 साल की उसकी पावर है और वो देना चाहता है जिसको ट्राई कर रहा है, सपोज करो उसमें 7 साल की सजा है, अब उसका मन कर रहा है कि मैं दे दूं, वैसे 1/4 से ऊपर भी नहीं जाएगी, मगर उसका मन कर रहा है 4 साल, तो वो भी नहीं कर सकता। और बी कह रहा है शेल नॉट देयर इम्प्रिजनमेंट पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव सेंटेंस एक्सीड 1/4। तो अगर आईपीसी में भी आपने 1/4 पढ़ा, सीआरपीसी में 1/4 है, तो वैसे भूलोगे नहीं, प्रोविजन पूछता नहीं है कि किसमें दिया है, आपसे ये पूछ रहा है फाइन के डिफॉल्ट में आप कितना दे सकते हो, तो 1/4 भूलोगे भी नहीं, पढ़ा है आपने। 31 मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग तरीके का क्वेश्चन बनाता है, और पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल ये है, एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अगर जज साहब ने, अगर मजिस्ट्रेट साहब ने सेंटेंस दिए, मान लो 1 2 3 ऑफेंस थे, ऑफेंस 1 थी, 2 थी, 3 थी, एक में उन्होंने 1 साल की सजा दी, इसमें 2 साल की थी, इसमें 3 साल। सवाल ये है कि क्या ये तीनों सजा एक साथ चलेंगी या फिर एक के बाद एक चलेंगी। सवाल ये है कि क्या ये कॉन्करेंट चलेंगी या कॉन्जिक्यूटिव चलेंगी। कॉन्करेंट मतलब साथ साथ, पैरेलल, और कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। तो मजिस्ट्रेट ने 3 सजा दे दी। तो ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि अगर जज मजिस्ट्रेट साहब ने कुछ नहीं बताया तो फिर एक के बाद एक चलेगी, मतलब उससे पहले 1 साल पूरी करनी पड़ेगी, जब 1 साल खत्म होगा तो फिर 2 साल उसे जेल में रहना पड़ेगा, और फिर 3 साल, तो टोटल तो इसका हो जाएगा 6 साल। टोटल कितना हो जाएगा इसका? 6 साल हो जाएगा। तो इसकी तो जिंदगी 6 साल के लिए बर्बाद। मगर अगर मजिस्ट्रेट साहब उसमें अगर खुद मेंशन कर दें कि ऐसा है, इसमें कॉन्करेंट चला दें, कॉन्करेंट अगर मेंशन कर दिया तो क्या होगा, टोटल सजा तो ये अलग अलग में देखो 6 साल की बनती है, तो भाई साहब रहेंगे टोटल 3 साल ही, क्योंकि 1 और 2 तो इसके साथ ही पैरेलल में खत्म हो जाएगी ना, 3 साल वाली नहीं। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि अगर जज साहब ने उसमें मेंशन नहीं किया, स्पेसिफिक सजा दे दी और मेंशन नहीं किया, तो सजा कैसे चलेगी? तो वो चलेगी कॉन्जिक्यूटिव। तो सजा चलती है एक के बाद एक, और जज साहब मेंशन करते हैं तो सजा चलती है कॉन्करेंट। यही क्वेश्चन आपसे पूछता है, बस याद रख लो उसको, कॉन्करेंट। देखो क्या कह रहा है, देख लो, कह रहा है पर्सन इज कन्विक्टेड एट वन ट्रायल ऑफ 2 और मोर ऑफेंस। मैंने आपको ऐसे बताया कि एक से ज्यादा ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हो गया बेचारा वो। द कोर्ट में सब्जेक्ट टू द 71 सेंटेंस हिम फॉर सच ऑफेंस टू द सेवरल पनिशमेंट। कोर्ट चाहे तो उसे सेवरल पनिशमेंट देगा अलग अलग ऑफेंस के लिए। Which such court is competent to inflict, वो तो ऑब्वियसली बात है, जो पावर में हो उतना। Such punishment when consisting of imprisonment to commence the one after the expression of other in such order as the court may direct। तो वो क्या हुआ, वही कि एक के बाद एक चलेगी, मतलब कि कॉन्जिक्यूटिव चलेगी, अनलेस, जब तक कि अगर ऐसा हो जाए कि द कोर्ट डायरेक्ट दैट सच पनिशमेंट शैल रन कॉन्करेंटली। तो अगर कोर्ट ने स्पेशल लिख दिया उसमें कि आप एक साथ चलाइए, तभी एक साथ चलती है, वरना एक के बाद एक चलती है। क्वेश्चन आपसे यही पूछा कि जज साहब ने अगर कुछ नहीं लिखा तो सजा चलेगी कैसे? तो आपको पता लग गया कैसे चलेगी, एक साथ चलेगी, ठीक है। और जज साहब ने लिख दिया तो एक साथ, तो एक साथ क्यों लिखा है समझा नहीं। एक साथ मतलब वही कॉन्करेंट, ठीक है। 31 इसमें एक और चीज आगे जो है वो इंपॉर्टेंट है कि इसमें प्रोवाइजो दे रखा है, और ये मेंस में तो बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, और पीटी में भी देखो यहाँ बनाया था। क्या कह रहा है, कह रहा है इन द केस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस। अब केस ऐसा हो जाए जहां पर कॉन्जिक्यूटिव चल रहा है, कॉन्जिक्यूटिव आपको पता है एक के बाद एक चल रही है ना। It shall not be necessary for the court by reason only of the aggregate punishment for the several offence being in excess of the punishment which it is competent to inflict on conviction of a single offence to send the offender for trial before higher court। वो क्या कहना चाह रहा है, ये दूसरी लाइन में कह रहा है कि सपोज करो ऑफेंस 1 था, ऑफेंस 2 था, ऑफेंस 3 था, ठीक है। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ऐसे ट्राई कर रहा है, ठीक है। मान लो इसमें इसे सजा दी 1 साल, इसमें दी वही 2 साल, इसमें दी भी 2 साल। अब ये टोटल जो बनती है 5 साल। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट
कि हमने पावर देख ली, टोटल पावर उसकी जो है वो 3 साल है। तो अगर मान लो ये सवाल उठ जाए कि भाई साहब आपकी पावर थी 3 साल और आपने इसमें कुल मिला के सब ऑफेंस में मिला के मुझे पनिशमेंट दी 5 साल, तो फिर आपके पास तो कॉम्पिटेंसी है नहीं इतनी, तो ये आप मुझे ट्राई कैसे कर रहे हो? आप मुझे ऊपर भेजो, ऊपर बताओ, ऊपर वाले कोर्ट में भेजो, ऊपर ही नहीं भेजो, ऊपर वाले कोर्ट में भेजो। तो उस चीज को यहाँ पर समझाया गया है, कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि एग्रीगेट पनिशमेंट उसकी कॉम्पिटेंसी से ऊपर जा रहा है इसलिए वो उसको ट्रायल के लिए ऊपर वाले कोर्ट को भेजे, क्योंकि वो अलग अलग ऑफेंस में अपनी जितनी उसकी पावर उतनी दे रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि सब मिला के एक साथ बहुत ज्यादा पावर हुई जा रही है तो उसे ऊपर भेजे। जनरल रूल है ये, इसका प्रोवाइजो भी है साथ में। जनरल रूल आप ये समझो कि समझ ही रहे होगे कि उसकी टोटल जो पावर है मजिस्ट्रेट की वो 3 साल थी, मैं उसने अलग अलग ऑफेंस में जो थी वो टोटल 5 साल हो गई, तो उससे तो 2 साल ऊपर निकल गई, सिर्फ इस वजह से कि टोटल मिला के 5 साल हो रही है। ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको ना सीजेएम को नहीं भेजेगा या मान लो कि कोर्ट ऑफ सेशन को नहीं भेजेगा कि आप ट्राई करो, इसकी सजा ज्यादा बैठ रही है। कह रहे आप दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दीजिए, है ना। अच्छा, क्या 31 के बाद दोबारा रिपीट कर दो? 31 ही पढ़ रहा हूँ, 31 मैंने खत्म कर करा है, 31 का ही क्लास 2 पढ़ रहा हूँ मैं। 31 में आप डायरेक्ट खोल के बैठे हो, इसमें 3 वो है सब क्लॉज 31 का क्लॉज 1 क्या कह रहा है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझो, ध्यान से समझाता हूँ। 31 का क्लॉज 1 ये कह रहा है कि अगर जज साहब ने मेंशन नहीं करा अपने उसमें जजमेंट में कि सजा कैसे चलेगी, तो वो चलेगी एक के बाद एक, और अगर मेंशन कर दिया तो सजा चलेगी एक साथ। ये बात कह रहा है 31 का क्लॉज। ये आपको समझ में भी आ गया था, और ये क्वेश्चन भी पूछता है वो। चलो अब ये कह रहा है, उसी का क्लॉज 2 पढ़िए आप, देखो इसे, और ये कह रहा है कि सपोज करो केस हो गया है कॉन्सिक्यूटिव वाला, कि एक के बाद एक वाला, जज साहब ने इसमें मेंशन नहीं करा कि सजा कैसे चलेगी। अब उसमें क्या हुआ कि जज साहब ने 3 ऑफेंसेस में, किसी में 1 साल की सजा दी, किसी में 2 साल की दी, फिर किसी में 2 साल की दी, तो अगर इसका जोड़ कर लिया जाए तो बनता है 5 साल। आपने इससे पहले अभी पढ़ा था 29 में कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की पावर है टोटल 3 साल देगी। अब ये बात अगर कोई उठा दे वहां पर कि आपकी पावर 3 साल की और आपने अलग अलग ऑफेंस में एक ही व्यक्ति को, केस एक ही है, पहले आपको थोड़ा एग्जांपल और थोड़ा डिटेल में लेके चलता हूँ ना, शायद डिटेल में नहीं जा पाए। एक ए नामक व्यक्ति है, इसने ऑफेंस किया, सपोज करो घर में घुस के इसने चोरी करी, ऐसा मानना आप, चोरी करी इसने, उसमें इसने अब क्योंकि घर में घुसा तो हाउस ब्रेकिंग भी करी होगी, फिर कोई आया था भाई साहब तो इसने उसके साथ क्रिमिनल वो क्या बोलते हैं फोर्स भी यूज कर दिया, ठीक है, और इन्होंने थोड़ा सा उनका सामान वामान भी तोड़ दिया, तो मिसचीफ भी कर दिया। गए थे भैया चोरी करने, अब इसमें हाउस ब्रेकिंग, क्रिमिनल फोर्स, मिसचीफ सब कर दिया। अभी 4 ऑफेंस हो गए, केस तो एक ही चलेगा इनका। अब ये पहुंचे इन 4 ऑफेंस के साथ कहां पर, जज साहब के पास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इसका क्या करेंगे, ट्रायल करेंगे। अब जज साहब ने चोरी वाले में मान लो कि 2 साल की सजा, फिर किसी में मान लो कि 6 महीने की दे दी, किसी में 8 महीने की दे दी, और किसी में 1 साल की, ऐसा मान के चलो। अब टोटल जब आप जोड़ोगे तो 2 और 1 3 और 8 और 6 14, तो मतलब कि 4 साल 4 ईयर और 2 मंथ हो जाता है, 4 साल 2 महीने टोटल सजा बनी इसकी। और जज साहब ने अपने जजमेंट में नहीं लिखा कि कैसे चलेगी, तो जब लिखा नहीं है तो कॉन्सिक्यूटिव चलेगी, पहले भाई साहब 2 साल रहेंगे, फिर 6 महीना रहेंगे, ऐसे ऐसे रहना पड़ेगा इनको। उस वाली स्थिति की बात कर रहा है क्लॉज 2, कि इस वजह से कि एग्रीगेट जो पनिशमेंट है वो उसकी कैपेसिटी से ऊपर निकल रही है, जज साहब की कैपेसिटी से, सिर्फ इस वजह से वो उसे हायर कोर्ट में भेजने की जरूरत नहीं। तो मतलब ये है कि भले ही वो एक केस में ज्यादा पनिशमेंट दे रहे हैं, अलग अलग ऑफेंस में दे रहे हैं, है ना, जब उन्होंने किसी ऑफेंस में, एक सिंगल ऑफेंस में तो अपनी कैपेसिटी ज्यादा नहीं दी, किसी में भी 3.5 साल की सजा तो एक साथ दी नहीं है,
तो अपने 3 साल की दे ही नहीं सकते, किसी में 2 महीने दिए, किसी में 6 महीने दिए, किसी में 8 महीने दिए, किसी में 1 साल दिए। तो ये तो वो कर सकते हैं ना, एग्रीगेट ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो यही क्लियर कर रहा है आपका डाउट, इसे एक्सप्लेनेशन समझो आप कि डाउट क्लियर कर रहा है। कहीं ऐसा ना एग्रीगेट पनिशमेंट को लेकर पहुंच जाओ कि सर आप इसे ट्राई नहीं करोगे, आपकी तो पावर से बाहर हो गए, अब तो एक काम करो सर तुरंत उठा के सीजीएम साहब हो गई। तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है। मैं ये समझा, समझ में आ गया ये वाला क्लॉज? क्योंकि इसके बाद अगला जो क्लॉज है वो मतलब जो इसका प्रोवाइड है वो थोड़ा और टफ पड़ेगा। यहां तक समझ में आ गया? हाँ ना बता दो। चलो अब देखो, अब स्थिति ये हो गई कि ये तो था जनरल, ये तो जनरल बात थी। इसके बाद प्रोवाइजो भी है इसी का, मतलब इसे नई कहानी भी इसमें सुनाएगा। कह रहा है कि नो केस सच पर्सन बी सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 14 ईयर। ये कहना चाह रहा है कि देखो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि वो क्या बोलते हैं, जो टोटल सेंटेंस जो हुआ वो 14 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, 14 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और दूसरा कह रहा है, जैसा दूसरा प्रोवाइजर क्या कह रहा है कि द एग्रीगेट पनिशमेंट शैल नॉट एक्सीड twice the amount of punishment which the court is competent to inflict। मतलब देखो वहां तक अगर आप समझ गए थे तो अब इसे थोड़ा सा और अब आगे बढ़ाते हैं। अब समुद्र के पास आ गए हो, थोड़ा अंदर उतरने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि जो देखो उसी एग्जाम्पल को पकड़ के रखना, वहां पर उन्होंने क्या करा था, किसी में 1 साल की सजा दी थी, किसी में 2 की दी थी, किसी में 2 की दी थी। टोटल हमने बना दी इसको 5 साल, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर थी टोटल 3 साल। तो जो इसका बी अगर आप पकड़ोगे तो कह रहा है कि ट्वाइस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब 3 का ट्वाइस 6 साल, और 6 से 5 होता है 1 साल कम। तो ये इस प्रोवाइजो पे खरा उतर रहा है, इतनी सजाएं भाई साहब दे सकते। सपोज करो कि इसे दे दी होती 3 साल, इसे दे दी 3 साल, तो ये होते 3 और 3 6 7 साल। मान लो ये 7 साल हो जाती है अगर, तो क्योंकि ट्वाइस से ज्यादा दे नहीं सकते और 6 से 7 साल ज्यादा होता है, तो फिर ये प्रोवाइजो इसकी मेन बॉडी पर भारी पड़ता और फिर इसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट को केस आगे भेजना ही पड़ता हायर अथॉरिटी। कहना ये चाह रहा है ओवरऑल कि आप एग्रीगेट पनिशमेंट अपनी कैपेसिटी से ज्यादा दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अपनी जो आपकी कैपेसिटी है उससे दुगने से ज्यादा मत देना। आपकी कैपेसिटी सपोज करो कि सीजीएम की कैपेसिटी है 7 साल, है ना, तो ये भाई साहब 7 से दुगना हो गया 14 साल। तो ये मान लो कि किसी में सपोज करो किसी में दे दे 5 साल, किसी में दे दे 5 साल, किसी में दे दे 2 साल, तो 5 5 10 और 2 12, और ये होता है दुगने से कम, तो ये दे सकता है, हायर अथॉरिटी में भेजने की जरूरत नहीं है। और यही अगर ये हो जाता 5 5 5 तीनों में कर देता तो इसका 14 से ऊपर निकल जाता, तो फिर ये प्रोवाइजो पिक्चर में आ जाता और इसका क्लॉज 2 पे भारी पड़ता मेन बॉडी पे, और इसको हायर अथॉरिटी में भेजना पड़ता। समझ रहे हो मेरी बात को? थोड़ा सा ट्रिकी लगा क्या? बात समझ में आई? पहले तो बोल दिया अनलिमिटेड पावर दे दी कि अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, आपको पावर कम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे तक दो कोई दिक्कत नहीं है, एग्रीगेट से ऊपर बढ़कर दो, अपनी कैपेसिटी से ऊपर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। नीचे फिर उन्होंने बोला कि देखो ज्यादा उड़ना भी मत, दुगनी से ज्यादा मत देना, और किसी भी स्थिति में 14 साल से ज्यादा तो देना ही मत, किसी भी स्थिति में 14 साल से ज्यादा तो देना ही मत। समझ रहे हो? ये चीज कह रहा है आपसे। जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा कि मान लीजिए एक आदमी को, एक जज साहब अपनी कंपिटेंसी से ज्यादा वो दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, सजा दे रहे हैं, तो उन पर क्या क्या प्रतिबंध है? प्रतिबंध ये है, प्रोहिबिशन सिर्फ इतना सा है कि अपने दुगने से ज्यादा मत देना। जैसे मान लो कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट तो 1 ही साल की बेचारे की, तो वो 1 साल का दुगना 2 साल, तो सब ऑफेंसों मिला के 2 साल से ऊपर की नहीं दे सकता। अगर उसे 2 साल 1 महीना भी करती सब ऑफेंसों में मिला के, तो उसे अपने हायर अथॉरिटी को भेजना पड़ेगा। हायर अथॉरिटी सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की भी सीजीएम है ना, तो उसे भेजना पड़ेगा। तो यही आपसे पूछा था, ये अगर दुगने से ज्यादा नहीं सकता, किसी भी हालत में 14 साल से ज्यादा तो दे ही नहीं सकता। ठीक है, आगे बात समझ में?
जो क्वेश्चन आपसे 31 से पूछेगा यही पूछेगा कि दुगने ज्यादा दे सकता नहीं दे सकता, तो हाँ दुगने ज्यादा तो नहीं दे सकता। 32, 33, 4, 5 ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। 36 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर 36 में से इतना देख लो आप। कह रहा है पुलिस ऑफिसर सुपीरियर रैंक ऑफ एनी ऑफिसर, ये कहना चाह रहा है कि सपोज करो एक डीआईजी है ना, फिर इसके नीचे कौन आता है, पहले आता सॉरी आईजी, फिर आता है डीआईजी, फिर आता है एसएसपी, फिर आ गया एसपी है ना, फिर उसके नीचे मान लो डीसीपी, ऐसे मान लो ये सब आते हैं, फिर एसएचओ, फिर एसआई, ऐसे मान लो। तो मान लो कोई केस आया एसआई के पास, एसआई उसको क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो अगर एसआई इन्वेस्टिगेट करता है, इसके जितने भी ये सीनियर हैं कॉन्करेंट पावर पहुंचती इन्वेस्टिगेशन के लिए। देखो क्या कह रहा है, पुलिस ऑफिसर सुपीरियर रैंक टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में एक्सरसाइज द सेम पावर थ्रू आउट द लोकल एरिया। फलाना डिम्बा सब कुछ कर सकता है जो अपने थाने में वो आदमी कर सकता है। तो 36 से वैसे कभी नहीं पूछता, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ 36 क्या करता है, ऊपर तक पावर को ना कॉन्करेंटली पहुंचा देता है। सुपीरियर ऑफिसर की जो पावर है इन्वेस्टिगेशन की, अब ऐसा होता है ना कोई केस किसी एसएचओ के पास होता है और वो ठीक से मतलब इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है, तो क्या करता है डीसीपी करने लग जाता है उसको, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे कि हाईकोर्ट करने लग जाता है कॉन्करेंट में, ऐसे यहाँ पर भी है। तो वो पावर तो भाई देनी पड़ेगी ना, तो 36 मिनट में 37, 38, 39 मात्र आपसे पूछता है जो आपकी मार्जिनल हेडिंग से क्वेश्चन। क्या पूछता है देखो, पहला कह रहा है पब्लिक वेंट टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस, तो ये पूछेगा आपसे कि पब्लिक को असिस्ट करना चाहिए मजिस्ट्रेट को और इसको क्या बोलते हैं पुलिस को, तो ये कहाँ दे रखा है कि 37 यही पूछता है। कभी अगर पूछे मन कर जाएगा इसका तो यही पूछता है कि पब्लिक की जो असिस्टेंस है, पब्लिक असिस्ट करेगी पुलिस को, वो कहाँ दे रखा है, तो 37 में जाकर पब्लिक भी पुलिस को असिस्ट करेगी। और 39 में ये भी 2-3 बार एग्जाम में अलग अलग स्टेट में पूछा हुआ है, कहते नहीं है कि आप मर्डर हुआ, पुलिस वाले कहते हैं तुमने हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तुम्हारी ड्यूटी थी इन्फॉर्मेशन देना, तो वो इन्फॉर्मेशन जो देगा वो 39 में देता है इन्फॉर्मेशन। तो मान लो कोई भी ऑफेंस आपकी नजर में आ गया, आपके सामने आ गया, तो आपका काम है कि अपने नियरेस्ट पुलिस वाले को उसकी क्या करना है, आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। वो बात कहाँ दी है, ये 39। 37 में आप असिस्ट करोगे, मान लो कोई पुलिस वाला है, तो चोर भाग रहा है, पुलिस वाला पकड़ो 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 भाई से हेल्प करना, अब आप खड़े हो जाए, मैं तो नहीं करता भाई, तू तो बहुत पसंद करता पुलिस वाला, तो बहुत बुरा है, तो वो नहीं है। 37 में आपको असिस्ट करना पड़ता है, ठीक है। और 39 में आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, कोई ऑफेंस के बारे में आपको जानकारी हुई है तो इतना ही पूछना है। 41, अब यहां से चैप्टर आपका 5 शुरू हो गया, अरेस्ट है। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास को यहीं पर खत्म कर लेते हैं, मुझे लग रहा है इससे ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे। अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे की क्लास हो ही गई है हमारी, 1.25 घंटे की। अब फिर ब्रेक लेके सीपीसी स्टार्ट करते हैं अगली क्लास में, और सीपीसी स्टार्ट करने की क्लास का टाइम बताता हूँ, 6:45 होने हैं। तो काम करते हैं 8:30